बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं रुहिया 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आपकी मॉर्निंग्स अच्छी हो रही होंगी। इसी के साथ साथ वीकेंड है तो वीकेंड भी आप लोग अब इंजॉय करेंगे। वैसे भी 28 से तो समर वेकेशंस भी होने वाली हैं, तो तमाम प्लानिंग जारी होंगी कि समर्स में बच्चों को लेके कहाँ जाना। लेकिन गर्मी बहुत है, आपको बहुत सारे एहतियात भी करना है। इसी के साथ साथ बात कर लें थोड़ी सी मुल्की हालात पे, तो मुल्की हालात में हम क्या देख रहे हैं कि आज से 1 महीना पहला जो भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था पहलगाम वाक़ये के हवाले से, उस हवाले से जानने की ज़रूरत यह है कि अभी भी सवालात वहीं के वहीं हैं कि भारत अभी तक कुछ शवाहिद इकट्ठे नहीं कर सका, अभी तक उसका कोई जवाब दे नहीं सका जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। 1 महीना गुजरने के बावजूद भी फिर जंगबंदी हुई। इसके बाद क्या देखा कि भारत को मुंह की खानी पड़ी और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया और सीज फायर करवाया। इसी के साथ साथ एक नई डेवलपमेंट हम ये देख रहे हैं कि अब चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहा है। आगे क्या देख रहे हैं इस डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर इस पर बात की जाएगी, अगर इस पर मामलात आगे बढ़ते हैं तो देखना ये होगा कि आगे जाके इस हवाले से क्या चीजें होंगी। हमने जो चाइना हमारा दोस्त है, हमने चाइना के साथ सीपैक का एक मायदा शुरू किया था। सीपैक यहाँ सिर्फ चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर था, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी चीजें थी। तो इस हवाले से आज हम बात भी करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया भी पेश आया कि जब एपीएस बस में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। इस पर भी आज हम बात करेंगे क्या ये इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, भारत की क्या चीजें चल रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारीफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद बाकिर एहसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ तशरीफ फरमा है एडिटर रोही टीवी डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं, आपसे आगाज कर लेते हैं। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया अनम, सारी कौम को मुबारक हो। ये पूरी कौम के लिए एजाज़ की बात है, कोई शक नहीं कि सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए फ़ख्र की बात है। अब वो फील्ड मार्शल बन गए तो यहाँ जब हम जिक्र करते हैं कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है, वहाँ उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो दूसरे फील्ड मार्शल हैं। और जब आप फील्ड मार्शल के ओहदे पर होते हैं तो आप थोड़ा सा बाकी सारे जनरल से बाला हो जाते हैं और आपको आपका रवैये, आपके अंदाज ये दिया क्यों जाता है। आप कोई जंगी सूरत हाल में मुल्क के लिए कोई बड़ी खिदमात सर अंजाम देते हैं तो एजाज़ी ओहदा ये दिया जाता है। तो जाहिर है फिर आपने जो खिदमात दी हैं उनको बरकरार रखना होता है, मुल्क को आगे लेके जाना होता है, कौम को, फौज को, सारे वो एक अज़्म है जो है साथ जुड़ा होता है। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर जो है खुद भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ौजी हैं और उनका जो करियर है वो हमें निशानदही करता है कि वो किस किस्म के फ़ौजी अफसर हैं और किस किस्म के उन्होंने उनके अंदर लीडराना कायदाना सलाहियतें हैं। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से अगर कर्नल साहब बैठे हुए हैं, इनको तो ज़्यादा इल्म होगा, लेकिन मैं जो थोड़ी सी फहम के मुताबिक बात करना चाहूँ, 1968 में उनकी पैदाइश है, 86 में उन्होंने ज्वाइन किया इसको आर्मी को। ठीक है। ये इनका जो ख़ानदान है वो जालंधर से हिजरत करके यहाँ आया था पाकिस्तान, और फिर ये पहले मुख्तलिफ जगहों पर मुकीम रहे, फिर ये रावलपिंडी चले गए, वहाँ मुकीम रहे। तो इनके वालिद साहब जो है कोई शक नहीं कि मस्जिद की इमामत भी करते थे, लेकिन वो खुद प्रिंसिपल भी थे तालीमी इदारे के। ठीक है ना, ये एक बड़ा कंसेप्ट जो है ना वो ऐसे फैलाया जा रहा है कि जी सिर्फ इमाम मस्जिद होना तो हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है ना। ये किसी का इमाम मस्जिद होना, आप देखें कि वो सारे नमाजी जो मुक्तदी होते हैं उनकी इमामत कर रहा होता है, और अल्लाह ताला ने उसमें कैसी रियायत रखी है कि अगर आप पीछे कोई कोताही करें तो वो इमाम अगर वो सही नमाज पढ़ा देता है तो आपकी नमाज हो जाती है। तो आप देखें कैसा मनसब है। तो इमाम मस्जिद होने के साथ साथ एक तालीमी इदारे के प्रिंसिपल भी थे। इन्होंने जब फौज को ज्वाइन किया तो इनकी जो करियर है उसमें एक तो मंगला में इन्होंने तरबियत हासिल की। मंगला कोर जो है वो हमारी स्ट्राइक कोर है, बड़ी अहम कोर है, और वहाँ पर जो तरबियत हासिल करते हैं उन लोगों को आगे आने के बड़े मौके मिलते हैं। गुजरावाला कैंट के ये कोर कमांडर रहे, अपने करियर में ये ब्रिगेडियर भी रहे मंगला में।
अच्छा, इसके साथ साथ जो है दो हमारे इंटेलिजेंस के बड़े इदारे हैं मिलिट्री के, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन दोनों इदारों के ये DG रहे। तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि दो बड़े इंटेलिजेंस के इदारों का DG रहना, खुद ISI का DG रहना भी बड़े एजाज़ की बात है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो इतना वास्ट, और फिर इनके अंदर जो है वो एक जो सलाहियत है लीडरशिप की, आगे बढ़ने की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो हमने एक वाज़ेह फ़र्क महसूस किया फौज के मोरल के अंदर, कौम के मोरल के अंदर। और आप देखें ना, थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, 2-3 साल, ज़्यादा अरसा नहीं, 2-3 साल पहले हम क्या बातें कर रहे थे और आज हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आज एक जंग जीत कर बैठे हुए हैं, और वो सारे फौजी अफसर, फौजी हजरात, फौजी जवान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी सर्विसेज फराम की हैं कौम को, मुल्क को, हम उनको एजाज़ात से नवाज रहे हैं। और हम इस वक्त जो है पूरे कौम का मोरल कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये सैयद आसिम मुनीर का बड़ा कारनामा है। उन्होंने जो ख़ास तौर पे फौजी जनरल होते हैं वो अपने सारे मामला देखते रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस सारे अरसे में, जब हम माशी तौर पर बहुत पीछे चले गए थे, तो उन्होंने मईशत को बेहतर करने में, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल जो है दुनिया में बेहतर करने में बड़ा किरदार अदा किया। वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ दौरों में भी शरीक रहे, बाहर भी जाते रहे, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में उनकी बड़ी पहचान है और उनको बड़ी इज़्ज़त और वकार की निगाह से देखा जाता है। चाइना के साथ उनके बड़े ज़बरदस्त रिलेशनशिप हैं। तो उन्होंने अपनी शख्सियत के साथ जो है वो जो डिलीवर वो कर सकते थे मुल्क कौम के लिए, उन्होंने किया। फिर इसी जंग में उनकी जो सलाहियतें सामने आई हैं जी, वो कमाल हैं, और पूरी कौम, ना सिर्फ कौम, पूरी दुनिया मुतरफ है कि जो उन्होंने किया है। तो उस सारी सूरत हाल को हमने पूरी कौम इसके बदले में क्या दे सकती थी, एक एजाज़ ही है ना जी जो हमने उन्हें दिया है, और उनकी खिदमत को जो है हमने तस्लीम की है। और 2 दिन पहले जो है वो तकरीब भी हुई, उनको बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत दोनों मौजूद थे, और दोनों ने इकट्ठे उनको बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दिया। तो बैटन जो है वो एक छड़ी होती है, ये भी मैं चलो बताता चलूँ, वैसे तो ये सारे मौज़ूआत कर्नल साहब के। बैटन एक छड़ी होती है, वो ये जो आमतौर पे ऑफिसर छड़ी इस्तेमाल करते हैं, इससे थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, और ये मेटल की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। इसकी पीछे बड़ी लेगेसी है, तारीख है कि ये कहाँ से चली और ये कैसे, ये जो किंग्स थे वो भी इस्तेमाल करते थे इस बैटन को। और इससे पीछे अगर हम चले जाएं, जो पुराना दौर है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी हमें, हिस्टोरिक पीरियड में और प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी इसकी अलामात नज़र आती हैं। उस वक्त इस छड़ी के साथ कोई छोटा सा वेपन भी अटैच कर दिया जाता था, ऐसे कुल्हाड़ी बना दी जाती थी, और छड़ी के ऊपर जो है अभी 2 चीज़ें अमूमन, एक या छोटा सा ग्लोब होता है इस छड़ी के एक साइड पर, अमूमन ग्लोब रखा जाता है, या कोई और अलामत भी हो सकती है। तो ये वहाँ से निकली है। फिर ये फ्रांस ने बड़ा इस्तेमाल किया एजाज़ के तौर पर ना। वो जाहिर है जब आप किसी को कोई ओहदा दे रहे होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना जी, वो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना ओहदा छोड़ रहे थे जनरल मुशर्रफ, तो उन्होंने स्टिक हवाले की थी। तो ये एक अलामती होता है पहलू के भी। एजाज़ तो ये है कि उनके साथ ये ओहदा अटैच हो गया, लेकिन सेरेमोनियल अंदाज है कि आप ये कहते हैं कि ये छड़ी इनके हवाले की है, तो इसका मतलब ये है कि वो फील्ड मार्शल बन गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो जो है फील्ड मार्शल हैं, और वो फ़ख्र हैं, प्राइड हैं पूरी कौम का, फौज का, और उनसे तवक्कुआत भी ऐसी है, और आगे अभी बहुत सारे कारनामे हैं मेरा ख्याल है जो उन्होंने सर अंजाम देने हैं। बिल्कुल। बाकी साहब आपसे भी इसी बात पे ले लेते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा अच्छा, जब से कमांड संभाली, बड़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने दी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी जब नीचे जा रही थी तो उन्होंने बड़े अच्छा रहते हुए अपनी फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया। अभी भी जंग की सूरत हाल में बहुत अच्छा काम किया, तो उनको एजाज़ के तौर पर ये एक ओहदा दे दिया गया है फील्ड मार्शल का। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बता दूं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है, वहाँ पर OTS ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला एक नई एकेडमी खोली गई थी, क्योंकि अफसरों की बहुत ज़्यादा कमी थी आर्मी में। तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि अफसरों की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके, तो ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। और वो वजह ये थी कि ये जगह थी अच्छी, और उसी तरह थोड़ी सी मिलती जुलती थी, लेकिन वहाँ के जो हालात थे, या टेम्परेचर था, या वो जो कंडीशंस थी, वो बिल्कुल एबटाबाद की तरह की नहीं थी। तो फिर ये कुछ कोर्सेज यहाँ पर चले, और उसमें जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वहाँ से कमीशन लिया। और शुरू से ही ये एक बड़े डेडिकेटेड, क्योंकि इनके फादर, जैसे अभी
कहा गया है कि प्रिंसिपल थे, सो इनको पढ़ाई पे, लिखाई पे, हर चीज़ पे बड़ा अबूर था और फिर इन्होंने कुरान भी हिफ्ज कर लिया। तो आपने ये देखा होगा कि जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया है उनकी तहरीर में, उनकी गुफ्तार में, उनकी तकरीर में, और बड़े बड़े शायर ने भी शायर है जी फरासत भी बदल जाती है और उनकी जो भी चीज़ वो कहते हैं उसमें पुख्तगी नज़र आती है, डिटर्मिनेशन नज़र आता है। तो उसी हिसाब से जनरल साहब ने अपना जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाया और यहाँ तक, इस मनसब तक पहुँचे। जहाँ तक रही कि मईशत को संभालने की बात है, इन्होंने एक नया सिस्टम जो कोऑपरेटिव फार्मिंग का या बड़े स्केल पे फार्मिंग का एक दिया है, वो बड़ा ज़रूरी था। और जो हमारे जितने भी सहरा हैं या डेजर्ट्स हैं उनको ग्रीन, वो इनिशिएटिव लिया। खानेवाल में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। वहाँ पर मेरा ख्याल है तकरीबन 3000 एकड़ के ऊपर वो फार्म शुरू हुआ है। इसी तरह वो चोलिस्तान भी चले गए और उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। तो मईशत में उसका काफ़ी वो रोल बढ़ेगा। और जहां तक बात है कि ये जंगी हिकमत अमली, तो उसमें उन्होंने बड़ी महारत से इन तमाम चीज़ों को, एयरफोर्स को, नेवी को और सिविल इंतज़ामिया को कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि ये पिछले 20-25 साल से हिंदुस्तान ने एक ही बतीरा इख्तियार किया हुआ था कि कोई भी वो केस करता था कहीं से भी। देखिए हमारे पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो हर मुल्क के, कभी हमारे मुल्क में बांग्लादेश से लोग भी आए हुए, हमारे मुल्क से बांग्लादेश भी गए हुए, इसी तरह यूरोप भी गए हुए हैं और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी सारे चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो ये किसी एक किरदार को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर पूरा केस बना के और हमारे ऊपर वो मुद्दा डाल देते हैं कि जी ये टेररिस्ट है। फिर इनको बड़ी मईशत की वजह से हिंदुस्तान को यूरोपियन कंट्रीज की और मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से इनका गुरूर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर हमारी एक तंजीम थी इस इलाके की, सार्क कहते हैं उसको हिंदुस्तान ने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब इन्होंने ये पहलगाम में गलती की है, उसकी जो सज़ा इनको दी गई है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी दूर तक इनके होशो हवास को ठिकाने लगाए रखेगी। और इसमें एक चीज़ नई उभर के आई है कि चाइनीज़ ने जो टेक्नोलॉजी हमें दी है, क्योंकि शुरू से ही चाइना हमारा गहरा दोस्त है और उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, जबकि हमारे यूरोपियन जो दोस्त हैं जिनके लिए हम काफ़ी इस इलाके में उनके असर और सूख को कायम रखते हैं, उन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया, लेकिन चाइना ने आज तक हमें धोखा नहीं दिया। और उसी पुरानी मोहब्बत और उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर चाइना ने हमारी मदद की। और हमने, देखिए मैंने पहले भी आपके 1-2 प्रोग्राम में, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन, ठीक है। तो जो लोग हमारे पायलट्स हैं या जो हमारे जर्नल्स हैं या जो हमारे नेवी के ऑफिसर्स हैं या हमारे साइंटिस्ट हैं, वो किसी से कमतर नहीं है और उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों को शुरू किया। पहलगाम 1 महीना हो गया, आपने कुछ सबूत नहीं दिया। हाँ, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई, तो सामने आती ना, तो इसी बात, तो यही चीज है जो उनको अभी तक क्या नाम है, एक सत्ते में मुब्तला किया हुआ, जिसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही और आगे बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इस तरह का वाकया यहाँ से तो हुआ ही नहीं। बाकी वो खुद इन्वेस्टिगेट करा लें कि चीजें कहाँ से हुई हैं। बुखारी साहब, देखा कि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया बलूचिस्तान में हुआ कि बच्चों को टारगेट किया गया। हम देखते हैं कि पहले भी जब APS का वाकया हुआ था, मासूम बच्चों को टारगेट किया गया था। ये मासूम बच्चों को टारगेट करना, ये साइकी कहाँ से आई? देखें, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, हम मुसलसल ये कह रहे हैं और इसके सबूत भी दुनिया के सामने रखे हैं कि इस सारी सूरत हाल में भारत मुलव्वस है। भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, कभी कभी ईरान की तरफ से भी सरजमीन उनकी भी इस्तेमाल हो जाती है, वहाँ से भी कुछ लोग जो है दाखिल होते हैं। और वो जो वहाँ पर एलिमेंट हैं, बलोच BLA या और इस किस्म के तंजीमें हैं, तो उनको प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करके उन्हें जो है यहाँ पर बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, इसका बारहा हमने इजहार किया कि भाई दुनिया को भी बावर कराया कि जी आप इसे रोके जाएं। हमने इसके सबूत जो है वो भी दुनिया के सामने रखे हैं, लेकिन दुनिया की तरफ से कहीं भी रिस्पांस नहीं आया। अब इसको पहलगाम वाक़े के साथ अटैच करके देख लें। पहलगाम में एक वाक़या हुआ,
अच्छा, वो सियाहों पर अटैक किया गया, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की पुलिस है, वहाँ के सारी लोग मौजूद थे वहाँ पर। उसके बाद जो है हम मुसलसल भारत से ये कह रहे हैं कि आप इसका सबूत दें। अब हम नहीं कह रहे, दुनिया उन्हें कह रही है। अब उनके वजीर खारजा, वजीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, उनसे सवालात हो रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। अब अगर इस सूरत हाल को, एक हजार वाक़े को अगर देखें तो हमारे पास तो एक एविडेंसेस की सीरीज है जो हम मुसलसल दे रहे हैं कि भाई ये अच्छा, कोई भी यहाँ का चाहे वो जितना भी आपके मुल्क से नाराज हो, जितना भी उसकी कैफियत हो, हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई मुसलमान जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो इबादत गाहों पर हमले करे, मसाजिद पर हमले करे। कोई मुसलमान तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो बच्चे व बच्चियों पर इस तरह के अटैक करे। तो ये यकीनन जो है उनको बरगलाया जाता है, उनको ढाला जाता है और उसमें भारत मुलव्वस है। अच्छा, इसका ऐलान और इजहार भारत बारहा खुद कर चुका है। वो इसे अपने क्रेडिट में शुमार करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम बलूचिस्तान को अलहदा कर देंगे। उन्होंने तो वो अपने यहाँ जो नक्शे टांगे हुए हैं उसमें वो अखंड भारत के नक्शे टांगे हुए हैं। उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके नक्शे टांगे हुए हैं, कश्मीर को अपना हिस्सा दिखा के नक्शे टांगे हुए हैं। मतलब उससे आपकी नीयत और मोटिव्स का अंदाजा हो जाता है ना। तो भारत मुसलसल ये कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में आपके लिए मुश्किलात, वो BLA के जो ये इस किस्म की वो हरकत होती है उसको उनकी कारकर्दगी बना के पेश करते हैं, उनके मीडिया पेश करता है कि देखें जी ये सारी कार्रवाई। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक है एलिमेंट। और आप ये देखें जी, मैं एक बात बताऊं कि ये जो स्कूल की बसेज होती हैं ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। एक बार दूसरे लोग जब वो ये इसका एक ही टाइम होता है और सारे वालदैन बुजुर्ग हर किस्म की व्हीकलर मूवमेंट जो है, रिक्शा भी है, टांगा भी है, कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, हर चीज के ऊपर बच्चे आ रहे होते हैं। तो बहुत सारा ध्यान जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस का थोड़ा सा उसको मुश्किल होता है मॉनिटर करना, तो उसका वो फायदा उठाते हुए ये अटैक करते हैं। ये भी बड़ा है कि वो जो स्कूल बसेस के साथ अगर आप सिक्योरिटी लगा दें तो बच्चे भी खौफ में मुबतला हो जाएंगे ना। अगर उन्हें सिक्योरिटी में लेके जा रहे हैं, सिक्योरिटी में ले जा रहे हैं, सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन अब देखिए चाइनीज के साथ जो काराकोरम हाईवे के ऊपर अटैक हुआ जिसमें काफी सारे चाइनीज मर गए थे, फिर भी सिक्योरिटी वाले थे। लेकिन होता यह है कि वो भी बड़े ट्रेंड लोग हैं जो लेकर आते हैं, उनको जो गाइड करने वाले हैं वो भी बड़े मास्टर हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो हल है, देखिए मासूम बच्चों को टारगेट बना के पूरी दुनिया में पहले तो हमें वो खौफ में डालते हैं, फिर वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को उन पर अटैक करना। देखिए आप एक आम आदमी पर अटैक करें वो आसान काम है, अगर एक सिक्योरिटी पर्सनल पे जिसके पास असला भी है, जिसके पास वहां नहीं करेंगे, वहां सर ये उनको भी अटैक करते हैं कि ये उन्हें डिमोरलाइज करना चाहते हैं और हमें भी डिमोरलाइज करना चाहते हैं। इंप्रेशन ये देना है कि देखें जी हमने आपके सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने आपका तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम उन पर अटैक कर रहे हैं। तो ये वहां पर उन सिक्योरिटी इदारों को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, कौम को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। तो ये एक खास ऑब्जेक्टिव के तहत ये सारी कार्रवाई की जाती है। अभी भी आप देखें ना, ये जिन बच्चों को शहीद किया गया है, जो बड़े जख्मी हुए हैं, उनके वालिदैन को डिमोरलाइज करने की कोशिश है कि वो ये कहें कि जी नहीं जी अब देखें जी हमारे मुल्क में हम हिफाजत नहीं कर पा रहे। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव वो ये लेके चल रहे हैं। लेकिन देखें उनको ये सोचना चाहिए साहब, ये कोई आसान काम नहीं है। नहीं, वो एक एतमाद जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने या फौज ने इस जंग में हासिल किया है उसको शटर करने के लिए, उसको शटर करने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसका जो जामे और सही जो हल है वो ऐसे निकलेगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आपस में जब तक सिंसियरली एक दूसरे को सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे सिद्ध के दिल से, ये मसला हल नहीं होगा। हमें ईरान की तरफ भी और अफगानिस्तान की तरफ भी ये हमें बड़ा सीरियसली इसका इकदाम उठाना पड़ेगा। चाइना इस मामले में काफी मददगार साबित हो रहा है और इंशाल्लाह हम अभी भी देखें, अगर आपको याद हो के वाकयात करके क्या भारत का जो ख्वाब है महाभारत बनाने का, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएगा? महाभारत तो अब मेरा ख्याल है अब मोदी कहीं शक्ल दिखाने के जोगा भी नहीं रहा, वही महाभारत करता था और अभी उसको इलेक्शन में भी शिकस्त होगी। 7 रियासतों में बड़ी शिद्दत से वहां पर अलहदगी की तरीके चल रही हैं। अच्छा देखें, ये उनकी जो ये जैसे अभी कर्नल साहब ने सार्क की बात की, देखें पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, ये साउथ एशिया पीछे क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह की वजह से, सिर्फ इंडिया की वजह से 7 मुल्कों से उसकी सरहद मिलती है।
साथ के साथ से हालात खराब हैं। अच्छा, आप भाई अगर आप ये कहते हैं कि हम बड़ा मुल्क हैं, हम बड़ी कौम है, भाई इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर आपको रकबा ज्यादा दे दी है, आबादी ज्यादा है आपकी, तो आपको अपना करैक्टर उसी तरह ढालना चाहिए ना जी। जो बड़ी कौमें होती हैं, बड़े मुल्क होते हैं, उनके किरदार उसी तरह बड़े होते हैं। इस तरह छोटे किरदार तो नहीं होते। आपके इर्द छोटे छोटे भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका हर वक्त उनके खौफ में मुब्तला है। वो कहते हैं जी हम 2 कश्तियां भेजेंगे, मालदीव पे कब्जा कर लेंगे। मतलब अगर उन्होंने किया है, हाँ जी। और अगर आप ये बताते रहें सारा दिन अपनी कौम को कि जी हम जो है ना, भारत में सिर्फ वही रहेगा जो हिंदू नजरिए का कायल होगा, बाकी जो है मजहब के लोगों के लिए यहाँ गुंजाइश नहीं है, आप वहाँ लोगों का जीना हराम कर दें, फिर अपनी जो छोटी जातें हैं उनके लिए जीना मुश्किल कर दें, फिर आप इर्द गिर्द तमाम हमसायों के लिए जीना मुश्किल। अब पाकिस्तान के साथ क्या मसला है? हमने भारत का क्या बिगाड़ा है? आप जरा देखें कि हमने भारत को क्या नुकसान पहुंचाया है। हम तो सिर्फ मोटी बात करते हैं कि भाई हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे और आपके जो तनाज़ात हैं वो बैठकर बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले बैठ के तय कर लेते हैं और अच्छे हमसाये के तौर पर रहते हैं। हम तिजारत भी करेंगे, हम आना जाना भी रखेंगे, हम सियाहत भी करेंगे। लेकिन आप जब रोजाना हमें ये बताएंगे कि हमने पानी नहीं देना, पानी नहीं देना। अच्छा, पानी देने के अलावा आप देखें कि अभी ये जो सूरत हाल थी तो वहां ये डिस्कशन थी कि जी पाकिस्तान का वजूद सफा हस्ती से मिटा देंगे। अच्छा जी, ये बस अब वो खत्म होने वाला है जी, सुबह जो है वो नक्शा बदल जाएगा पाकिस्तान का। भाई आप किस तरफ लेके जा रहे हैं दुनिया को? आपकी वजह से पहले दुनिया की 45% आबादी इसी खित्ते में पड़ी हुई है और इतनी बड़ी मार्केट, और हम दुनिया से इतना पीछे हैं और हमारे लोग जो है भूख और अफलास का शिकार है सिर्फ एक शैतान की वजह से। और अच्छा, ये जो अभी ये बड़ी बदकिस्मती हुई ना कि वहां बीजेपी और नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो है वजीर आजम बन गया, जो खुद इंतहा पसंद है ना जी। उसने पहले गुजरात में भी जो कारनामे अंजाम दिए, फिर वो अब मुल्क की उस पर बैठ गया और उसने उस सारी जो फजा है उसको बदल दिया है वो शिद्दत पसंदी में। हालांकि भारत बड़ी जद्दोजहद कर रहा था अपने आप को एक सेकुलर मुल्क जाहिर करने के लिए, वो सारी जद्दोजहद उसने उलट कर रख दी। नहीं सर, उसका अब जो मुखालफत लोकसभा में हो रही है या मुख्तलिफ तंजीमें उसमें कर रही हैं, इतना तासुब लोगों में चला गया था। वो मैं आज पता नहीं आज या कल अखबार में पढ़ रहा था कि मेसू और मोतीचूर लड्डू नहीं होता जी, मेसू पाक था और मोती पाक था। उसको मेसू को मेसू श्री कर दिया और मोती को मोती श्री कर दिया, मोती पाक का लफ्ज हटा दिया। यानी तासुब की इंतहा देखें कि मिठाइयों के नाम भी आखिरी हदों को। और ये अगर सिलसिला जारी था, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में मैं जो चीजें देख रहा हूं कि इंडियन सोसाइटी इतनी डिसइंटीग्रेट हुई है इस वाकये की वजह से, जिसमें फौज का जो कॉन्फिडेंस है, वो सोच जो है वो अलहदा है, अवाम की अलहदा है, गवर्नमेंट की अलहदा है, लोकसभा में तकसीम है। अगर खुल के बात कर लेना तो ये जो सारी मूव नरेंद्र मोदी ने की है, इससे भारत को बहुत नुकसान हो गया। अगर आप जरा गौर से देखें, भारत बतौर मुल्क जो है वो दुनिया में पीछे चला गया, उस पर पूरी दुनिया तनकीद कर रही है। भारत के अंदर जो मुखालिफ सियासी जमातें थी, अपोजिशन थी, उसको तकवीयत मिल गई है। अच्छा, वो पीछे थी, उनको तकवीयत मिल गई है। पाकिस्तान जिसको अपना नैरेटिव दुनिया में पेश करने में मुश्किल पेश आ रही थी, उसके लिए आसानी पैदा कर दिया। ठीक है, हमें वो कहता था कि जी आपको दुनिया में आइसोलेट कर देंगे। आज अमेरिका कहता है जी हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा, आप देखें ना कि दुनिया में हमारा उन्होंने नैरेटिव जो है उसको मजबूत कर दिए। भारत ने इस सारी सूरत हाल से क्या हासिल किया, अभी भी अगर उन्हें समझ नहीं आ रही, तो मैं ये कहता हूं कि सच्ची बात यह है कि भारत अपने मुल्क के अंदर, ये जो उनकी जमात है इंतहा पसंद जमात, अपने मुल्क के अंदर जो नफरत के बीज बो रही है, इस नफरत के बीजों ने तनावर दस्त बना है सर दोस्ती के अंदर। हाँ, दोस्ती के अंदर भी वो एक चलाकी और मक्कारी करता है। रूस के साथ अलहदा करता है, अमेरिका के साथ अलहदा करता है, यूरोप के साथ अलहदा करता है और चाइना के साथ अलहदा करता है। अब वो सारी जो तकसीम है, ये जो जितनी कश्तियों में वो सवार है, मेरा ख्याल है वो इसको ये जो इनका पॉलिसी आगे चल रही है वो इनको बर्बाद रक्त की बात करें, ये बहुत जल्द बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और पानी बंद करने की बातें की जाती हैं, ये कोई नाक की शकल रखने वाला बंदा भी जानता होगा कि पानी बंद नहीं किया जा सकता। बाकी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पाक भारत की जंग बंदी में अमेरिका ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसी के साथ एक नई डेवलपमेंट हम ये देख रहे हैं कि चाइना अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात बेहतर करने की बातें कर रहे हैं। क्या आगे क्या देख रहे हैं हम?
देखिए, चाइना की एक पीस लविंग अप्रोच है, ठीक है, और वो अपनी तिजारत को पूरी दुनिया में अमन के साथ फैलाना चाहता है, रोब दबदबे के साथ नहीं। आपने कहा कि अमेरिका ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उनकी भी अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, वो ग्रेजुअली फेवरेबल हुई हैं, वरना पहले उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि हम इसको, ये इनका आपस का मामला है, ये खुद तय कर लेंगे। लेकिन जब इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता फेंटी लगनी शुरू हुई और चाइना का जो एग्रेसिव पोस्चर या उसकी जो वो हमारे इन मामलात के अंदर जो इंटरेस्ट था वो बढ़ा, तो अमेरिका ने फिर पॉजिटिव अप्रोच इख्तियार की और फिर उनकी ये स्टेटमेंट आई और फिर इन्होंने ये अमन के लिए दोनों मुल्कों को कहा। एक बात और बताता चलूं कि अब इस कश्मीर के मामले में वो कहते तो हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जी मैं अब ऐसी स्टेज आ गई है कि हम इसमें दोनों मुल्कों के बीच में इस मामले को हल करेंगे, लेकिन इसमें तीसरा प्लेयर भी है और वो तीसरा प्लेयर है चाइना। चाइना भी कश्मीर में कुछ पोर्शन का उसके पास है, लद्दाख में कुछ इंडिया के पास है, कुछ हमारे पास है। तो इस तरीके से अब चाइना का अगर उसके बीच में आएगा, सिर्फ अमेरिका ही इसको हल नहीं कराएगा, उसको बीच में चाइना को भी डालना पड़ेगा। और इंडिया तो खैर है ही एक पार्टी और पाकिस्तान एक पार्टी है, उसके चाइना और अमेरिका अगर चाहें तो ये मसला हल हो सकता है। अगर अमेरिका सिर्फ वन साइडेड करेगा तो ये मसला हल नहीं होगा। अभी यही चीज मैंने आज से 7-8 दिन पहले, पता नहीं पिछले प्रोग्राम से आपसे कहा था कि चाइना इसमें पार्टी है, लेकिन आज बीबीसी ने यही बात अपने प्रोग्राम में ये कही है कि चाइना को इग्नोर न करें, दैट इज अ थर्ड पार्टी इन इट। सो जो भी मसला इसका हल होगा वो चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडिया जैसे भी, चाहे टर्की शामिल कर लें, ईरान को कर लें, इंडिया जैसे कहता है ना कि हमारा ये बामी है, हम इसको थर्ड पार्टी को नहीं आने देंगे, आई थिंक वो उनके हाथ से अब निकल गया है। दूसरी बात यह है कि आपने अफगानिस्तान चाइना की बात की है, देखो ये एक हकीकत है, 40 साल तक अफगानिस्तान में मुख्तलिफ फौजों ने यलगार की और वो शिकस्त खा के चली गई। वो वजह मेन यही थी कि एक ये सेंटर है पाकिस्तान और चाइना, सेंट्रल एशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान और ईरान सब के लिए ये कनेक्टिविटी का एक हब बनता है। अगर आप इसको डिस्टर्ब रखेंगे तो इनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना का पाकिस्तान के अंदर रेलवे लाइन बिछाएंगे और सी पैक को एक्सटेंड करेंगे। इससे बहुत फायदा होगा, सारी सेंट्रल एशियन कंट्री को फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, चाइना को होगा। अगर इंडिया भी चाहे तो इसका फायदा उठा सकता है। अदरवाइज अगर इंडिया ने वही हठधर्मी रखी जैसे उसने सार्क को खराब किया हुआ है, अब वो सी पैक को खराब नहीं कर सकता। पहले काफी उन्होंने इसके अंदर अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू काफी हमारे ऊपर दहशतगर्दी की है, लेकिन अब मेरा ख्याल है ईरान को भी समझ आ गई है भारत की नीयत, अफगानिस्तान को भी समझ आ गई है। हमारी इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है बुखारी साहब कि हम इस टेररिज्म के ऊपर काबू पा लेंगे। ठीक हो गया बुखारी साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने की बात की है। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग स्टेट है और इधर से अमेरिका को पावर ट्रांजिशन का एक थ्रेट नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला आगे कहां तक जाएंगे? देखिए, किसी जमाने हम बात करते थे कि अब जो जंगें हैं वो हथियारों की नहीं होंगी और तिजारत की जंगें होंगी। वो हमने देखा कि वो मंजर आ गया। फिर हम ये भी बातें करते थे मंजर बदला भी है अब न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है। अच्छा, फिर हमने ये भी बातें की कि पानी पर जंगें होंगी। अब वो देखें, पानी पर जंगें भी आपके सामने होती नजर आ रही हैं और मुस्तकबिल में ये सारी सूरत हाल बढ़ जाएगी। अच्छा, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू बन के उभर रहा है पूरी दुनिया का। ये भी आप देखिएगा फ्यूचर में ना, ये भी एक बड़ा अहम मामला बनकर उभरेगा। अच्छा, अब पहले तो ये इसको ट्रेड को बतौर टूल सिर्फ चाइना इस्तेमाल कर रहा था। मतलब बाकी मुल्क, बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपने फौज नहीं रखी, वो अपने लाताल्लुकों के रह रहे थे। बाकी फौजी कोई असला खरीद रहा था और कोई बेच रहा था, इस तरह की सूरत हाल थी। अब ये पहली दफा अमेरिका ने भी अलल ऐलान, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जी मैं अब तिजारत को बतौर हथियार इस्तेमाल करूंगा। अलल ऐलान अमेरिका भी इसे हथियार इस्तेमाल करने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। तो अब सूरत हाल दुनिया की मुख्तलिफ होती जा रही है। अच्छा, अब ऐसे हालात में अगर हम, जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि पाकिस्तान
जिस खिते में मौजूद है वहां पर चाइना भी है, रूस भी है। आप जरा तसव्वुर करें कि 3 अरब आबादी सिर्फ जो है इन 2 मुल्कों की बन जाती है, रूस और चाइना और इंडिया की। हाँ जी, तो आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी आबादी, कितनी बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब जो सूरत हाल यहाँ बन रही थी अफगानिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान की जो एक जंग है, जिसको नीम सर्द नीम गर्म कह लें, ये अफगानिस्तान के जरिए लड़ी जा रही थी। भारत जो है वहां से प्रॉक्सी के तौर पे उसे इस्तेमाल कर रहा था। तो ये कुछ अरसे से चाइना ने हमें कहना शुरू कर दिया कि हम आपका इस मसला ये रिजॉल्व करवाते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर। अच्छा, इस जंग से पहले भी कह रहे थे, इस जंग के दौरान भी उन्होंने कहा कि जी हम इस मसले को रिजॉल्व करवाते हैं। अच्छा, इसको हमने बड़ा वार्मली वेलकम किया और इसको अच्छे अंदाज से देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि इस पर चाइना को मूव करे। तो अब ये तीनों मुल्कों के वज़रा खारजा का चाइना में इकट्ठे होना, ये एक सॉलिड पेशरफ्त है इस हवाले से। इस पे हम बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि उन्होंने ये जो एलामिया जारी किया और वहां पर जो गुफ्तगू हुई कि हमने ये गुफ्तगू की कि यहाँ पर जो पाक भारत कशीदगी है इस पर बात की, खिते में अमन की बात की। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि क्या क्या डिस्कशन हुई होगी। एक तो ये यकीनन डिस्कशन हुई होगी कि अगर अफगानिस्तान आगे बढ़ना चाहता है और तिजारती मामलात में, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत मुश्किल है। एक बड़ा मुल्क है, बड़ी वसाइल रखने वाला मुल्क है, लेकिन वहाँ हालात इस तरह के पैदा हो गए कि वहाँ पर उनकी आबादी जो है मुश्किल हालात का शिकार है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कोई शक नहीं कि गुर्बत है, लोग मुश्किल हालात का शिकार है। यही सूरत हाल भारत की है। तो अगर उन्होंने ये कहा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो तजारत करें। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना को फराहम कर दिया है, ये बन गया है। अच्छा, इसको अगर हमने एक्सेस करना है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, इनके पास बेतहाशा वसाइल हैं उन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के पास। अच्छा, वो सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं जिनके पास समंदर दस्तयाब नहीं है। तो अफगानिस्तान दरमियान में आता है, या तो हम वो वाखान वाली पट्टी है उसको वहां पर कोई मैनेज करें और चीजें ठीक कर लें, अदरवाइज अफगानिस्तान जब तक जो है वो ऑल वेदर हो नहीं सकती। तो तकरीबन 7 से 8 महीने बंद रहती है। बड़ा अच्छा, वो अब अफगानिस्तान को बड़ा वाज़ेह ये पैगाम दिया है चाइना ने कि हम ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको अफगानिस्तान तक लेके जाना चाहते हैं ताकि आपकी तिजारत आसान हो जाएगी। देखिए, वो उनकी ट्रांजिट ट्रेड तो हो रही है हमारे जरिए, वो तो रुकती नहीं है, सारा साल जारी रहती है, ठीक है ना जी। अगर वो सारी ट्रेड जो है वो सी पैक के जरिए होना शुरू हो जाए तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा ये है कि भारत के जरिए भी उनको बड़ा माल आता है जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के जरिए जाता है, तो वो उनकी मजबूरी है पाकिस्तान। तो इसमें बड़ी इसमें हिंदुस्तान की भी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है कि अगर वो कश्मीर का और ये वाटर ट्रीटी को ईमानदारी से जो एक इंटरनेशनल रूल्स के तहत उसके लिए जो रखा हुआ है ना, हाँ, अच्छा, अपनी आबादी को भी बहुत ज्यादा। इससे पहले जो है ये बीजेपी के आने से पहले इस पे 2-3 बड़ी सीरियस अटेम्प्ट्स हुई हैं इन मामलात को हल करने के लिए। कश्मीर का मसला हल करने के लिए ऐसा लगता था कि शायद अब हम करीब पहुंच गए, कोई ना कोई ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये जो इंतहा पसंद सोच वहां पर डेवलप हुई है ना, उसने सारे रास्ते रोक दिए। और उन्होंने अब क्या देखिए ना, बात क्या होती है कि जी हम पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो कहते हैं कि जी हम इस पे बात करेंगे। भैया आप वहां लिख कर दे के आए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये मुतराज़ा इलाका है। अगर आप खुद बैठ के अपनी तहरीर यहाँ बदल दें और कहें कि जी नहीं, इसी हालिया जंग में तो वो तो बड़ी पूरी तरीके से तैयार था कि इसको कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने हमें पता चला कि ये इन्होंने यहाँ पर इस तरह की नीयत इनकी है और इस तरह ये प्रिपेयर्ड होकर आ रहे हैं, तो फिर जिस तरीके से हमने उनके चंद एक बड़े बड़े मोर्चों और बंकर्स का भुरकस निकाला और सफेद झंडा बाहर निकलवाया, उनके वो जो ख्वाब थे वो भी डूब गए। और जो जिस तरीके से उन्होंने वो क्या नाम है अपनी फौज को मोबिलाइज किया, उसको भी हमने बड़ा सीरियस सेटबैक दिया और एकदम पूरी दुनिया मंजर बदल गया। अच्छा, ये इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अगर भारत ने अभी भी अपनी सोच न बदली तो आप देखिएगा कि इन फ्यूचर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान इनका एक ब्लॉक बनेगा। बिल्कुल, ये जो है खुद बन रहा है। हाँ जी, बन रहा है। हालत मजबूरी हिंदुस्तान के रवैये की वजह से बन रहा है। ये जो रशियन स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हमने कह रहे हैं, वो जुड़ना चाहती हैं इस खिते से। देखें ना जी, अगर भारत इस सारे मंजरनामे में अगर अपने आप को पीछे धकेल देगा तो वो पीछे ही रह जाएगा और वो उसके साथ जुड़े हुए सारे मुल्क जो है वो मुश्किल हालात का शिकार हो जाएंगे। और ये खिता जो है वो लामहला यहाँ से ट्रेड शुरू हो जाएगी और यहाँ पर बड़ी आसानियाँ हैं। जैसे अभी ये बड़ी डेवलपमेंट है
और मेरा ख्याल है कि वो तिजारत के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। और जब तिजारत के रास्ते आप खोलने की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है, मेरे ख्याल है उसमें भी अब काफ़ी सारी कमी आ जाएगी। और हमने अब जिस नए अज़्म से वहाँ बलूचिस्तान की सूरत हाल और केपी की सूरत हाल बड़ी सिंसियरिटी से बुखारी साहब, ईरान के वजीर खारजा ये जंग शुरू होने से पहले पाकिस्तान इंडिया की आखिरी सीनियर डिप्लोमेट थे जो पाकिस्तान आए और फिर वो इंडिया गए। देखिए चाबहार इंडिया बना रहा है अफगानी उसमें ईरान में, आखिरी उसको वो वो वजीर खारजा ने कोशिश की, अगले दिन ही उन्होंने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। और जिस मुल्क से ये कुलभूषण यादव भारत की नाक की शक्ल में ये चीजें नहीं पड़ने वाली, सी पैक से उनको और बहुत सारी चीजें उनके फायदे में है, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आने वाली। हाँ, अगर मोदी ना रहा अगले सालों में तो फिर कहीं सोच सकते हैं कि बेहतरी की जानिब जाया जा सकता है, लेकिन मोदी के होते हुए मुझे लगता है कि इस तरह नहीं होगा। और बाकी साहब हमने देखा कि हमारी जो पाक फौज है, अगर आसिम मुनीर साहब की बात कर ले तो हर मैदान में पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूट को, पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलते हैं, एक एक फील्ड में रहने वाले लोगों की तारीफें करते हैं। अगर वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं तो बड़ा उनको सराहते हैं। जैसे कि अगर मीडिया की बात कर ले तो अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर उन्होंने बताया कि मीडिया हमारा फख्र है, मीडिया को भी उन्होंने बड़ा प्रमोट किया और इसके साथ उन्होंने कहा कि बड़ी पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने मीडिया ने जो इसमें किरदार अदा किया वो बहुत काबिल तारीफ है। और मिलकर हमारे साथ मीडिया ने भी जंग लड़ी है, तो मीडिया को भी साथ लेकर चले हैं। तो ये इनकी पॉलिसी किस हद तक सिर्फ मीडिया ही नहीं, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान ने के मीडिया ने झूठ बोला, हमारे मीडिया ने सच बोला, ठीक है, फिर उसको सही तरीके से गाइड किया गया और रियल पिक्चर पेंट की गई, रियल जो ऑन ग्राउंड चीजें हो रही थी वो उनको बताई गई। तो जब आप सच बोल रहे हो और अब आपकी लीडरशिप ठीक हो और आपको सही रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल रही हो तो आपका वकार खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो यही जो जनरल आसिम मुनीर की जो पॉलिसी थी या DGISPR ने जो पूरी एक सिलसिले को इख्तियार किया, जो दौरान जंग किसी चीज को छुपाया नहीं और उस ना छुपाने की वजह से हमारे मीडिया की क्रेडिबिलिटी अवाम में इंटरनेशनली बहुत हाईली रिकॉग्नाइज किया गया। और इसके मध्य उसके अंदर अगेंस्ट इंडिया वो जो था वो उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने इतना झूठ बोला कि वो पब्लिक में तो उन्होंने अपनी जो रेटिंग है वो बढ़ाई, लेकिन इंटरनेशनली वो अपना वकार खो गए। अगर मीडिया और कौम और फौज और पॉलिटिशियंस अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए तो ये खुद ब खुद एक कौम बन जाती है। और मेरे ख्याल हालिया इस जंग में हमने एक कौम बनने का सबूत जो है बड़े स्ट्रांगली और बड़े एतमाद के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा है। इंशाल्लाह आइंदा भी मीडिया जो है वो इसी तरह के पॉजिटिव रोल अदा करेगा और आवाम को अपने साथ लेकर और उसके बाद से देखिए तो भारत के अंदर से बड़ी आवाजें आ रही हैं कि मोदी ने जो है वो भारत की इज्जत का ही सौदा कर दिया ये तमाम मामलात करके। तो अगर देखा जाए तो इस तरह से अंदर से भी तो उसके बड़ी तनकीद का निशाना किया जा रहा है। देखिए वो तो नरेंद्र मोदी की जो एस्टिमेशन थी सारा कुछ उसके खिलाफ चला गया। एक तो वो पाकिस्तान को प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर सके, उनके जहन में वो 65 और 71 वाला पाकिस्तान था और वो हमें उन्होंने मुश्किल हालात में धकेल रखा था, हमें वसाइल नहीं दिए थे, तो उनके जहन में यही था कि उसी तरह का पाकिस्तान है। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमने 3 दहाइयाँ अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी है उसने हमारे पाकिस्तान की फौज, बहरी फौज और फ़ज़ाइया को एक नया रुख दे दिया है और उनको ट्रेनिंग और साथ साथ इक्विपमेंट के जो सारा कुछ वसाइल दस्तियाब हुए हैं वो उनका तसव्वुर नहीं कर सकते। और जंग लड़ने की टेक्निक इसमें बुखारी साहब कहना चाहूँगा कि इंडिया की इस पॉलिसी की वजह से यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न पावर्स को भी बहुत सीरियस झटका लगा है। जिस तरीके से वो अमेरिका इसको इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, अब उनके पास वो फुटिंग्स नहीं रही कि उस तरह बोल्डली और बड़े इनके सारे झूठों को सच में। अच्छा, वो पिछले आप 15 साल देखें ना, 15 साल पीछे चले जाए तो हम भारत से कहीं मजबूत खड़े हुए थे। हमारी मईशत, हमारा रुपया, हमारे ग्रोथ रेट वो भारत से कहीं आगे था। अच्छा, जाहिर है कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो अचानक हम ज़रा मैशी मुश्किल हालात का शिकार हुए तो भारत को ये बातें करने का मौका मिल गया। तो ये बातें जो है वो अपनी जगह पे कर रहे थे और वो अपने आप को दुनिया में उभारने की कि शाइनिंग इंडिया और उनके बहुत सारे लोग, जाहिर है बड़ा मुल्क है जहाँ पर
1.5 अरब आबादी का मुल्क। नहीं, उन्होंने इनकी यूरोपियन और अमेरिका की वजह से काफी अपने रिजर्व्स को बेहतर किया, लेकिन पॉलिटिशियंस ने हमेशा उसको मिसयूज किया, नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा देखिए, ये जो है ना रोजाना टीवी पे बैठ के धमकियां देना, और अब मोदी देखें क्या कर रहे हैं ना, अभी भी वो रोजाना पाकिस्तान को धमकियां दिए जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है आज भी, वो हम ये कहते हैं ना कि भाई वो आपका एक्शन बोलना चाहिए, आप बातें ना करें। तो हमारे मुल्क में यही हुआ कि हम कहते रहे कि भाई आप मेहरबानी करो, हम जंग नहीं करना चाहते आपसे मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने जंग मुसल्लत की तो फिर आपको ऐसा जवाब देंगे जो दुनिया देखेगी। तो फिर दुनिया ने देखा, लेकिन मोदी जो है अभी भी वो बढ़ के मारे जा रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुसलसल जब से वो आए हैं, आते ही उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर दूंगा। सर, एक और चीज ने भी दुनिया के ख्यालात को झटका पहुंचाया है, और वो है जो चाइना हमें आने वाले कुछ अरसे में अपना लेटेस्ट स्टेल्थ बॉम्ब, वो जो है एयरक्राफ्ट F-35 J-35 हमें देने के लिए तैयार हो गया है। और अगर वो जहाज यहाँ पर आ गया तो इंडिया की एयरफोर्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के अगर आप पूरी एयरफोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमसे बहुत खराब है, और उनको यही मान था कि जी हमारे पास ये राफेल, बड़ा इंपॉर्टेंट राफेल, देखें राफेल अपनी जगह पर। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जब से 47 के बाद दोनों मुल्क जब इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो इंडिया ने कौन सी बड़ी जंग लड़ी है? उसको तो यही घूम फिर के पाकिस्तान नहीं, सारे उसके साथ मुलव्विस हो जाते थे ना, दूसरा एक जंग उन्होंने चाइना के साथ की है, तो चाइना ने ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेंगे। लेकिन अभी कहाँ सबक सीखा उन्होंने? अच्छा, फिर हमारे ऊपर हमें अब दूसरा सबक सीखा है, कमजोर समझ के चढ़ाई कर दी ना। अब उन्हें अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की सलाहियत जो है, वो डिफेंस की सलाहियत जो है किस सतह पर पहुंच गई है, ये उन्हें अंदाजा हो गया। और ये कोई शक नहीं कि अब हम चाइना के साथ जो है, चाइना के साथ हमारी एक सीरीज है जो दिफाई हिकमत अमली की है ना, जिसमें हम इक्विपमेंट, जिसमें अल खालिद टैंक है, जिसमें JF-17 थंडर है, J-10 है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ हमारी जो कोलैबोरेशन है वो उसकी एक सीरीज है, और वो आगे भी चलनी है। हम बहुत सारा जो है दिफाई सामान चाइना के ताउन से पाकिस्तान में अब सारी चीजों की कोऑर्डिनेशन हो गई है, पूरी सीरीज है। तो हम जो है वो जिस सतह पर खड़े हुए हैं, ये भारत को समझना चाहिए। अच्छा, इसके बावजूद अच्छा हम मजबूरन ये तैयारी कर रहे हैं, हम दुनिया में क्या, हमने कुछ चाइना पे कब्जा करना है, हमको अफगानिस्तान पे कब्जा चाहते हैं, हमको ईरान पे कब्जा, हमारा तो कोई ऐसा मोटिव नहीं है। अच्छा, हम भारत से भी हम ये कहते हैं भाई हम आपके साथ अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। भारत के तो ये सारे अल्टीरियर मोटिव्स हैं, वो ये इसका ऐलान करता है, वो कहता है जी हम चाइना को जो है ना, वो हमारा दुश्मन है, चाइना को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन। पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी और वो कह रहे थे जी बांग्लादेश का पानी भी बंद कर देंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, वो नक्शे बना रहे थे कि बांग्लादेश के इस इलाके पे कब्जा कर लिया जाए। वो बांग्लादेश ने क्या बिगाड़ा? जंग आपकी पाकिस्तान से हो रही है, आप बांग्लादेश पे भी कब्जा करने की बातें कर रहे हैं। कभी आपने डड्डू देखा है? फ्रॉग, ये बफरा हुआ बैल देखा है? थोड़ी देखते इधर उधर। भाई तुम पानी रोक लो तो डड्डू की तरह हो जाओगे, फटोगे फिर एक सूरत हाल है उसकी वजह से। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब भारत के अंदर भी सीरियस डिबेट शुरू हो गई है, उनके भी थिंक टैंक्स हैं, इदारे हैं, सीरियस लोग भी हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक हो गया, मुझे लगता है भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। उसके अपने पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो इन तमाम मामलात को देखे जैसे वो कर रहा है, जैसे वो थ्रेट देता है। अगर ऐसा करता रहा तो एक दिन वो जरूर आइसोलेट जरूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बाकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ख्वाजा मजहर सिद्दीक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ख्वाजा मजहर सिद्दीकी आपका नाम है, ओके। और दूसरे हमारे मेहमान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं नसीम हाशमी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ख्वाजा साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों के हवाले से कि बच्चों के अंदर आजकल बड़ी नई नई वैरायटीज आ रही हैं। बच्चे पहले बड़े अच्छे हुआ करते थे, अच्छे से मुराद ये है कि जो पेरेंट्स ने कह देना वो मान लेना, जिद नहीं करनी, चिड़चिड़ापन नहीं होता था बच्चों में। लेकिन अब ये सारी चीजें देखी जाती हैं, बच्चे जिद बहुत करते हैं। कैसे चीजों को पहचाना जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही टीवी का और अनम का शुक्रिया कि मुझे एक बार फिर आपने एक बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए मदऊ किया है। आपने शुरू में कहा कि पहले बच्चे अच्छे होते थे, तो पाकिस्तान के बड़े मज़ाह निगार जो हैं, मुश्ताक यूसुफी ने कहा था बच्चे अच्छे होते हैं मगर अफसोस जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब जब बड़े होते हैं तब वो अच्छे नहीं रहते।
तो मैं ये समझता हूं कि हर शख्स की जो इब्तदा है वो बचपन से है। हमारे यहाँ ये है कि बच्चे जो है वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। ये जो आपने अभी लफ्ज़ कहा ना कि बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो मैं अपनी तहकीक से ये बात साबित कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ तरबियत की कमी है, तरबियत का फकदान है। और हमारे यहाँ आवाज़ लगती है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। तो मैं एक अरसे से ये कह रहा हूँ कि बच्चों से भी पहले ज़रूरी है कि वालिदैन की तरबियत की जाए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लफ्ज़ जो तरबियत है ना, मैंने यहाँ ये भी एक बात समझाई है लोगों को, और ये मैं हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर मीडियम पे मैं ये बात करता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात करता हूँ कि तरबियत से भी पहले ज़रूरी है एक चीज़, और वो है मोहब्बत। हम कहते हैं ना तालीम, फिर कहते हैं तरबियत। मैं कहता हूँ इन दोनों चीज़ों से पहले, तालीम से पहले तरबियत ज़रूरी है, और तरबियत से भी पहले जो मेरी रिसर्च है वो ये कहती है मोहब्बत की ज़रूरत है। हमारे यहाँ से मोहब्बत अनका होती जा रही है, मोहब्बत खत्म होती जा रही है। हर शख्स मादा प्रस्त हो गया, नफ्सा नफ्सी का आलम है, आपाधाबी को इसको कहते हैं, आपाधाबी का आलम। बच्चे इस हवाले से मोहब्बत से महरूम है, तरबियत से महरूम। तालीम तो किसी ना किसी सूरत में गांव गोठ में, शहर में, गली मोहल्ले में, किसी न किसी कोठी में, किसी न किसी घर में, किसी न किसी स्कूल में दी जा रही है। अब कोई ले या न ले ये उसकी चॉइस है, मगर मैं ये समझता हूँ हमें सबसे पहले अपने बच्चों को जो चीज़ देनी चाहिए वो मोहब्बत है। अब मोहब्बत जो है ना, आपका सवाल है, वो बच्चे के लिए क्या मोहब्बत है? चूमना, चाटना, हक करना नहीं, बच्चे को तवज्जो देना, उसकी बात सुनना, उसकी बात को नजरअंदाज ना करना, ये है मोहब्बत। अब हम क्या मोहब्बत किसे समझ रहे हैं? बच्चा मोबाइल के लिए जिद कर रहा है, हम उसको मोबाइल दे देते हैं। हम कहते हैं मेरी जान छड़, मेरे मगरों ले, मोबाइल फाड़। ना 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 ना, ये तो आपने दुश्मनी कर ली है, ये मोहब्बत तो नहीं। जिद इतनी करते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि कर क्या रहा है। मैंने आप ही के चैनल में ये बात की थी कि मैं किसी घर में गया, मेहमान था, खाने पे बुलाया हुआ था, तो उनका 2.5-3 साल का बच्चा बहुत महंगा मोबाइल जो 2.5-3 लाख रुपए का वो लेके खेल रहा था। तो मैंने उनकी तवज्जो दिलाई कि आपका बच्चा मोबाइल, उन्होंने कहा ये इसी का है जी, ये हमारे मोबाइल उठाता था, गिरा देता था, तो हमने ये 2-2.5 लाख का मोबाइल इसको दे दिया, अब ये हमें तंग नहीं करता। ये भी मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। अपने गलों लाना, अपनी जान छुड़ाना, अपने से दूर करना। मैं तो ये कहा करता हूं कि 7 साल तक बच्चे के हाथ पे, हथेली पे अंगारा रख दें जलता हुआ, उसके हाथ में मोबाइल ना दें। हमने मोहब्बत खत्म कर दी, अपने गले से उतार कर बच्चे के हाथ में आलात दे दिए, गैजेट्स दे दिए। अब ये जाने गैजेट्स जाने। अब बच्चा मां से नहीं सीख रहा, स्क्रीन से सीख रहा है। वो नानी दादी से नहीं सीख रहा, वो कार्टून गेम से सीख रहा है। वो गेम्स खेलता है और उससे सीखता है। उसके अंदर तशद्दुद है, उसके अंदर जो है आप देखें उसका ज़हनी तनाव का शिकार है, ज़हनी दबाव का शिकार है। हमने बच्चे को मोहब्बत नहीं दी। मोहब्बत क्या होगी? ये होगी कि हम अपने बच्चे को तवज्जो दें, उसकी बात को सुने। सुनने का तो हमारे रिवाज ही खत्म हो गया। हम सुनाते हैं, आपने मुझे बुलाया, मैं सुनाता रहूंगा, सुनूंगा नहीं। ये 80-20 रूल है। आप लिसनिंग को 80 नंबर दें और स्पीकिंग को 20 नंबर दें। अब बच्चा, पहले माँ परेशान होती है, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, मेरा बच्चा बात नहीं करता, डॉक्टर को दिखाती है, इधर तालू चेक करो, इधर थले तार नहीं, मेरे ख्याल खत्म हुई, बच्चा बोल नहीं रहा। एक तरफ ये फिक्रमंदी है, और जब वो बोलना शुरू करता है माँ कहती चुप नहीं आती, ये तो चुप ही नहीं करेंदा सी, साड़ा बाल था बस शरारता जिद्दा द माहिरे पे। देखें, बच्चे को अगर आपके सवाल का जवाब ये है जिद से रोकना है तो उसको पहले मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? उसकी बात को दिलचस्पी से सुना जाए, उसकी हरकत पर नजर रखें। आखिरी बात यह है इस ज़मन में जो आपका सवाल है वो ये है कि बच्चे को आप अगर जिद से हटाना चाहते हैं तो उसके जज्बात को समझें। ठीक है, उसको नजरअंदाज न करें, उसके जज्बात को समझें। मोहब्बत करें, तवज्जो दे, उसकी बात को सुने और उसके जज्बात को समझें। ये जो जिद है ना और शरारत, ये बात भी तहकीक से साबित हुई है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों पे में इस पर स्टडी की गई है। बड़े बड़े इदारे बैठे हैं, बड़े बड़े माहिरीन बैठे हैं, सर जोड़कर बैठे हैं, तो वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शरारत और जिद
बच्चे की फितरत में शामिल है। उसकी वजह क्या है कि उसकी शख्सियत बन रही होती है। उसकी शख्सियत बन रही होती है तो वो जिद्दी भी होता है और शरारती भी होता है। अब अगर बच्चा जिद्दी और शरारती ना हो तो मैं समझता हूं उसका इलाज किसी माहिर नफ्सियात से करवाना चाहिए कि हमारा बच्चा जिद नहीं कर रहा। ज़हीन बच्चा जिद करेगा, जिसके अंदर तजस्सुस होगा वो शरारत करेगा। वो नहीं से नहीं, आप उसे कहेंगे मेज में नहीं चढ़ना, वो मेज पे चढ़ जाएगा। की अलामत है कि वो शरारतें कर रहा है, वो जिद कर रहा है, जी, आपको खुश होना चाहिए। अब है क्या कि हमें इसको हैंडल कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। थप्पड़ मार के, चीख चिल्ला के, गुस्सा करके, है, या उसको उठा के दूर फेंकने से और ये कहने से तू मर जाता इससे अच्छा था, ये नहीं। तो इसका मतलब ये कि जो बच्चे जिद नहीं करते, शरारतें नहीं करते, एक जगह पे बैठे रहते हैं, बड़े एवरेज किस्म के बच्चे होते हैं, वो एवरेज किस्म के बच्चे। इन बच्चों हमें अब क्या करना है, मोहब्बत के साथ तरबियत देनी है। वो एक लंबा मौजू है। तरबियत के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो नरमी है। आप अगर नरम दिल नहीं आप है, हर बच्चे के लिए कहते हैं कि हर बच्चे को अगर आप प्यार से समझाएंगे यही तो वो तरीका सीख है। जाएगा, आप टैकल करें, समझ जाएगा। देखें, एक उलझन है, उसको सुलझाना कैसे। आपने गिरा को दांत से नहीं खोला, आपने गिरा को हाथ से खोला। आप शॉपर में कोई चीज ले, आपने गिरा लगाई है, अब हम क्या करते हैं, शॉपर फाड़ के चीज निकाल लेते हैं। बहुत सी माएं शिकायत करती हैं कि बच्चों के साथ प्यार करके भी देख लिया, बच्चा नहीं सुधरता, माँ को प्यार करने का तरीका समझ नहीं आ रहा ना वो जिद करने से हटता है, ना वो और शरारतें करने से हटता है जो कि नुकसानदेह हैं। ऐसी सूरत में माँ फिर एक दूसरा एक तरीका इस्तेमाल करती है, वो यही है डांट का, मार का। तो ऐसी सूरत में भी वो करके देख लेती है। बच्चा ना, अभी आप हमने कहा बच्चा जिद की नफ्सियात में चलता है। आप उसे कहे इधर नहीं जाना, वो उधर ही जाएगा। मसलन ये हमारे सामने मेज पड़ी है, एक 2.5-3 साल का बच्चा है, वो इस मेज पर चढ़ना चाह रहा है, तो जापान की, जर्मनी की, अमेरिका की जो माँ है ना, वो उसे मेज पर चढ़ने में मोहलत देती है। अब मेज के ऊपर एक डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ जो शीशे का है, वो उसकी तरफ लपक रहा है, वो माँ उठा के उसके हाथ में देती है। अब उसने उसको तस्खीर कर लिया, हासिल कर लिया, अब उसको तोड़ेगा नहीं, वो उसके साथ खेलेगा। जब आप कहोगे तूने इस मेज पे नहीं चढ़ना, ये शीशे की है, तो गिर जाएगा, चोट लगेगी, उसको एक लेक्चर सुना दिया, वो कहेगा तू अम्मा चीखती रह, तेरी तो आदत है चीखने की, शोर मचाने की, गुस्सा करने की, मारने पीटे की, मैं तो चढ़ूंगा। अब वो माँ के साथ जिद लगा देता है, तू मना करेगी और मैं करूंगा। तो वो मैं ये कहता हूं कि आपको फुल टाइम बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए। हम जो बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं और फिर पता है गुलदान तोड़ दिया, गिलास तोड़ दिया, टीवी की स्क्रीन तोड़ दी, रिमोट खराब कर दिया, चीजें उठा के फेंक दी, मोबाइल फेंक दिया, तो वो तब होता है जब हम उनको अपने से दूर कर देते हैं, आंखों से दूर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कभी आप गौर करें, एक जो मुर्गी है वो चूजों को कैसे अपने परों के नीचे छुपा के रखती है, वो अपनी नजर से ओझल नहीं होने देती। तो माँ का जो किरदार है वो भी इसी तरह का है, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बाहर गन लेके खड़ा होता है, जैसे एक फौजी जो है सरहद पे लेके गन खड़ा होता है कि दुश्मन जो है ना वो ना आ जाए इधर। तो माँ को भी ऐसा होना चाहिए, बच्चों को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए, नरमी से समझाना चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए, और जो वो कोई अनोखी शरारत करना चाहते हैं उनमें उनकी मामलत कर दें तो जिद खत्म हो जाएगी और वो उस शरारत से लुत्फ अंदोज होगा और आप भी एंजॉय करेंगे। ठीक हो गया। हाशमी साहब आपकी तरफ आते हैं, शिज़ोफ्रेनिया क्या है, कैसे असरअंदाज होता है? सबसे पहले आपका और रोहित चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस एक बहुत ही अहम मौजू पे प्रोग्राम का इनेकाद किया। आज पूरी दुनिया में 24 मई को वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। ये आगाही मुहिम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शिज़ोफ्रेनिया को अगर हम आम अल्फाज में कहें तो ये हमारा जो जहनी सोच है और उसका जो अमल है उसके दरमियान हकीकत का जो ख़त्म हो जाना है उसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको गैब से आवाज़ें आ रही हैं जिसकी हकीकत कोई नहीं है, उसको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिसकी हकीकत कुछ नहीं होती। मतलब उस शख्स को तो नज़र आ रहा होता है, उस शख्स को तो आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन साथ बैठे हुए दूसरे लोगों को नज़र ना आए, तो सादा अल्फाज में हम इसको शिज़ोफ्रेनिया कहेंगे। अच्छा, ठीक है। इसका हकीकत से मतलब कोई ताल्लुक नहीं होता, एक वहम कह लें, एक वहम है जिसमें इसके आगे टाइप्स हैं। ये एक बीमारी है, ज़हनी बीमारी है। ठीक है, ठीक है, ये ज़हनी बीमारी है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हकीकत और अमल जो है वो दोनों मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो हकीकत में अगर ना हो, अगर एक शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ बैठा है
आपने तो फिल्मों वाली बात कर रहे हैं कि हाँ जी। फिल्मों में हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह की स्टोरीज आई होती हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये तो वो वाली बात मुझे है। पुरानी फिल्म का वो सीन एक याद जिस आता पे है, believe उसमें वो भी देख करते रहे हैं लोग। तो इधर से भी उसको एक शख्स नजर आ रहा है, इधर से भी हम्म। फिर वही शख्स इधर आ गया है, वो उससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। वो शख्स होता कौन है जो वहां मौजूद नहीं है हकीकत में, वो मर चुका होता है या वो उसका कोई उससे दूर होता है, लेकिन उसके वो सामने नजर आ रहा होता है, या ये तो शख्स नजर आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा आवाजें आ रही होती हैं उसके कान में, उसको पैगाम आ रहे होते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, लेकिन वो हकीकत में नहीं होता। ये शिज़ोफ्रेनिया ये जो होता है। शिज़ोफ्रेनिया आपने जी। कहा, शिज़ोफ्रेनिया एक वहम है। जी। हम तो ये सुनते कि वहम का कोई इलाज नहीं है, तो फिर इसका भी कोई इलाज नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत, हम इसको नहीं मानते इस चीज़ को एज ए साइकोलॉजिस्ट। जो शिज़ोफ्रेनिया बिल्कुल काबिल इलाज है। इसकी तशख़ीस असल में जो लोग कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, नॉलेज की कमी है। साइकोलॉजी सारी है ही वहम पे, वहम का इलाज करती है। ठीक है, इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं, शिज़ोफ्रेनिया हो गया या जो भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उन सब में नेगेटिव थाट्स होती हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया बिल्कुल काबिल इलाज है, इसकी तशख़ीस ज़रूरी है, लेकिन इसकी तशख़ीस कैसे होगी? जब लोगों में इसकी अवेयरनेस होगी, लोगों को पता होगा कि शिज़ोफ्रेनिया है क्या। उसमें देखा ये जाता है कि कैसे पता चलेगा कि हमें शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जा रहा है हमारा बंदा। जब आप नोट करें कि एक नॉर्मल शख्स ऐसी हरकत कर रहा है जो कि आपकी समझ से बाहर हो, जो कि एक नॉर्मल शख्स नहीं करता, वो ऐसी आवाज़ें कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है, या किसी और से एक जो प्रेजेंट ही नहीं है एक शख्स, उससे बातें कर रहा है या उसको देख रहा है, इस किस्म के ख्यालात, इस किस्म की अलामात जब आप देखें किसी शख्स में, तो आप सबसे पहले उसको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। वो फिर आगे उसको डायग्नोस करते हैं। उनके पास टेस्ट भी होते हैं जो मेंटली उस इलनेस के टेस्ट होते हैं, वो उस पर अप्लाई करते हैं। डायग्नोस करने के बाद वो देखते हैं कि इसके काउंसलिंग, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है या इसको मेडिकेशन पे ले जाना है। तो इस तरह जितना ही जल्दी तशख़ीस हो जाए। इलाज पे तो हम आते हैं यहाँ भी, जी। लेकिन इससे पहले और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी जी अक्सर बच्चे गेम्स खेलते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, जी। माओं को नहीं पता बच्चे क्या देख रहे हैं, जी। कोई भी चीज आ रही है उसने देख लेना। हाँ। मोबाइल रखने के बाद फिर वो वैसी हरकतें करना शुरू कर देते जी, हैं, जी, बिल्कुल। वो वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। जी। रूम में कोई नहीं है, वो बोली जा रहे बोली जा हैं, वो बातें किए जा रहे हैं। तो क्या ये भी इसमें लेके आएंगे? इस पे बात करते हैं। हाशमी साहब, मैं आप ही की तरफ आती हूँ। मैं ब्रेक से जाने से पहले बात करी थी, आपने शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन बताई, लेकिन आजकल के बच्चे जब गेम्स खेलते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी देख रहे होते हैं, उसके बाद मोबाइल रखने के बाद वो बातें कर रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपने बताया, रूम में कोई है भी नहीं, लेकिन वो बातें किए जा रहे हैं। क्या ये भी शिज़ोफ्रेनिया में आएगा? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इससे ये पता चलता है कि बच्चों में भी क्या शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है कि नहीं। देखिए, शिज़ोफ्रेनिया जो होता है ये जेनेटिकली तो होता ही है, विरासत में आता है, अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में इसके असरात बिल्कुल आते हैं, और वो ऐसे ही आते हैं। वो अगर उन्होंने कोई ऐसी गेम्स खेली हैं जिनमें कत्लो गारत और इस किस्म की मार कुटाई की चीज़ें हैं, वो बच्चा ऐसा है वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अडाप्टेशन कर लेता है, और जब वो अकेला होता है फिर भी वो उसमें इन्वॉल्व होता है। ऐसा बकायदा एक रियल केस मैंने खुद हैंडल किया है। बच्चा वो पबजी गेम खेलता था, उसमें वो जिस तरह फायरिंग वगैरह करना, तो वो जब अकेला बैठा होता था रूम में या उससे वालिदैन मोबाइल ले लेते थे, वो फिर भी वही हरकत फायरिंग कर रहा होता वो था। फायरिंग कर रहा होता, वो मुझे मारने आ रहा है, मैं उसको मार रहा हूँ, चीखना, रोना, यानी बिल्कुल वही एक्ट कर रहा होता था जो गेम के अंदर होता था। तो आपका ये सवाल जो है बिल्कुल 100% ठीक है कि बच्चे इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। और दूसरा, ऐसे बच्चों में शिज़ोफ्रेनिया की अलामात आती हैं जिनमें कोई बचपन में ही कोई हादसा हो जाता है, मतलब उनके वालिदैन की डेथ हो जाती है, या वो स्टडी में फेलवर हो जाते हैं, कोई भी नाकामी आ जाती है, कोई ऐसा हादसा आ जाता है, अगर उनके अंदर जेनेटिकली वो चीज़ें थीं तो वो बहुत जल्द बाहर आ जाती हैं और बच्चा शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जाना शुरू कर देता है। वरना आमतौर पर जो देखा गया है कि 15 साल के बाद जो उम्र है उसमें शिज़ोफ्रेनिया स्टार्ट होता है, लेकिन इससे अर्ली भी हो सकता है अगर उसको हम जल्दी मौका दे दें।
शिज़ोफ्रेनिया। सो इज इट कॉल्ड अ डेंजरस डिजीज? क्या ये डेंजरस जी डिजीज बिल्कुल, कहलाएगी? ये एक डेंजरस है और ये एक कॉमन भी है, मतलब ये इतनी ज़्यादा पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोड पे देखें, ये अभी ही की बात है, मैंने आते हुए देखा एक चौक पे कि एक शख्स लेटा हुआ है, उसके बड़े बड़े बाल मट्टी वाले, उसने अपने ऊपर कोई 2-3 जैकेटें पहनी हुई थी, इतनी शदीद गर्मी में जो 50 के करीब टेम्परेचर चल रहा है। हाँ, और वो ये धूप रोड्स में पर अक्सर हम इस तरह के देखते लोग होंगे को आप भी देखते गुजरते हैं। हुए। तो ये अभी अभी मैं देख के आया हूँ, तो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था वो ऐसे ही आपको नज़र आएंगे जो सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं, जब डेंजरस हो जाते हैं। इसके अलावा वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं, मतलब वो मार भी सकते हैं। एक आपने कुछ अर्सा पहले एक सीरीज़ सुनी होगी, किलर सीरीज़ थी, कि वो कहता था जी मुझे हुक्म होता है कि मैं इसको जाके मार दूं, और वो मार देता था। और उसने नंबर, लेकिन आम जबान में तो हम इन लोगों को पागल कहते हैं ना। अगर रोड पे चलता हुआ कोई इस तरह नजर आता है, हम कहते हैं ये तो पागल है। जी, हम आम अल्फाज में बिल्कुल इनको इग्नोर कर देते हैं पागल कहकर, लेकिन ये काबिल इलाज पेशेंट होते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशंस हमें रोडों पे नज़र आती है, ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, ये बहुत आगे जा चुके होते हैं। अगर इनको शुरू में अच्छी तरह हैंडल ट्रीट किया जाता, इनकी तशख़ीस हो जाती, इनको बाकायदा काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और मेडिकेशन के ज़रिए ये नॉर्मल हो सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ एक मिथ है कि ये तो जी पागल है। हमारे अक्सर घरों में भी आपने देखा होगा, वो थोड़ा इस तरह की अलामात वाला बंदा नज़र आए, हम उसको कह देते हैं कि ये छोड़ो इसको, ये तो है ऐसे, ये जहनी बीमार है, ये जहनी माजूर है, इसको छोड़ो ये। अच्छा, ज़्यादा जो कंसेप्ट हमारा उसमें होता है कि ये जी अल्लाह लोग है, इसको जी बस दम करा दें, दरूद करा दें, इसको जो है बस इग्नोर कर देते हैं ये कहकर। लेकिन उसकी वो चीज़ बढ़ती जाती है और वो इस कंडीशन पे आ जाता है कि फिर उसको रोडों पे पड़ा हुआ हम देखते हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया को हम ऐसे ही पहचानेंगे कि अगर इस तरह के बंदे जो आपको बिल्कुल अलग थलग, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, वो अपनी दुनिया में रह रहे होते हैं, उनका बोलना, उनका सोचना, उनका हर अमल, उनको ना ही कपड़े चेंज करने से कोई गर्ज होती है, ना ही खाने पीने से, अपनी मर्ज़ी पे उठना, अपनी मर्ज़ी पे सोना, ये सब एक एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, क्योंकि एक आम शख्स ऐसा नहीं करता। अगर हम ये अलामात देखें अपनी फैमिली में या अपने इर्द गिर्द में, तो कम से कम हमें आज के दिन का जो मैसेज है वो यही होगा कि उसको कम से कम उनके साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं और उसको काबिल इलाज बनाएं, ताकि वो ठीक होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का एक कह लेंगे ऑरा एरा अब आया है। अब हम जानते हैं कि साइकोलॉजी एक नाम है, और अगर कोई बीमारी है दिमाग की तो हमने उनके पास जाना है। अब ये भी एक नई चीज़ सामने आई है कि बच्चों में भी डिप्रेशन हो जाता है, बच्चों को भी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जा सकता है। ये चीज़ तो अब आई है। पहले हम देखते थे कि हम इनको पागल कह के इग्नोर करते थे, आखिर वो मर जाते थे, अपनी आखिरी पहुंच जाते थे जिंदगी में। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ काबिल इलाज है, तो यहाँ सोचने की बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो ये कि इसकी रेशो कितनी है, कितने मरीज आप लोगों के पास आते हैं। आपके पास तो फिगर्स होंगे कि इतने लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। दूसरी बात ये है कि ये बीमारी होती क्यों है, लाइक क्या जिंदगी में कोई डिप्रेशन होता है कि आप इस वजह से जा रहे होते हैं। तीसरा ये कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो लोग मुझे ऑब्वियसली एक लोगों की बातें या मिथ है कि जो लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो वो फिर इस तरह के मरीज बन जाते हैं। जी, ये जो वजूहात आपने पूछी हैं ये बहुत ही कॉमन है। उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग जो पहले आपने पूछा कि रेशो कितनी है। रेशो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो 5 to 10% होती है। ठीक है। इससे जो ज़्यादा लोग हैं उनको ज़्यादातर मतलब इग्नोर किया जाता है, या फिर पीर बाबों के पास लेके उनका वो ट्रीटमेंट लिया जाता है, जिससे होता क्या है कि उनका मर्ज बढ़ता रहता है और वो सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, वो जो अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये मेंटल डिसऑर्डर है और ट्रीटमेंट इसका है कि नहीं, इस हवाले से। दूसरा ये होता है कि इसमें जो वालदैन से, इसकी अगर हम देखें टाइप्स 2 किस्म की हैं। एक जेनेटिकली होता है जो विरासत में आता है, दूसरा है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट जो हमारा है स्ट्रेस का माहौल, उसमें अगर एक बच्चा बहुत जल्दी इसमें चला गया शिज़ोफ्रेनिया या एंग्जाइटी डिप्रेशन में, तो उसके पीछे वही वजूहात आ सकती हैं। या तो उसके पेरेंट्स का बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं है,
या उसके स्कूल में उसके जो टीचर्स हैं उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, या उसको बार बार अपनी स्टडी में नाकामी हो रही है, या उसकी लाइफ में कोई उससे उसका प्यारा जुदा हो गया है, तो इन कंडीशंस को देख के, इन की वजह से बच्चा जो है बहुत जल्द इन मेंटल डिसऑर्डर्स में चला जाता है। वरना ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके यंग होने के बाद आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर बच्चा इनको जल्दी फेस कर ले तो वो मेंटल डिसऑर्डर में चला जाता है। ठीक हो गया। इसका इलाज है, क्या इलाज है, कैसे चीज़ें पॉसिबल है, कितनी रेशियो से सक्सेसफुल है, इस पर बात करते हैं। लेकिन मैं खालिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। खालिद साहब, जिद और खुद एतमादी, ये दोनों चीज़ें अगर फ़र्क करें तो कैसे करें? देखिए, साथ लेके कैसे चल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अलग चीज़ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, जिद और चीज़ है। तो मैं अभी आप इनसे जब सवाल जवाब कर रही थी, तो मैं शहर में रहता हूँ, मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बात इसके बीच में सेकंड करूँगा कि पाकिस्तान में हर चौथा पांचवा शख्स नफसियाती मरीज़ है, उसको पता नहीं है। एक तो वो ना जो शिज़ोफ्रेनिया का नुमाया होकर नज़र आ गया। लोग छोटे छोटे मसाइल का शिकार है, नफसियाती उलझने, नफसियाती मसाइल उनको घेरे हुए हैं। घर में बीवी भी हो सकती है, शोहर भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, सास ससुर भी हो सकता है, दफ्तर में कुलीग भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, मगर उसको पता नहीं है। मैं कभी कभार अपने इदारे में लोगों को ये बात समझाता हूँ कि आप मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, आप मूड डिसऑर्डर का शिकार हैं। वो जिम्मे लग जाते हैं। फिर उसके लिए मैं बड़ी हिकमत से, दानाई से उनको वो फ़र्क समझाता हूँ कि आप यहाँ अब नॉर्मल वे में जा रहे हैं, यहाँ आपने रिएक्शन बहुत गलत दिया था, यहाँ आपने जुमले बड़े गलत इस्तेमाल किए, यहाँ आपका लहजा बड़ा सख्त हो गया था, तो आप ना इस हवाले से किसी डॉक्टर से मिले। तो मेरा वही दोस्त जिसको मैंने छठ से कहा तू तो पागल है, ज़हनी मरीज़ है, वो तो लड़ाई हो गई, नफसियाती मरीज़ है। मैं उसको उसकी जो अलामात थी, जो उसके रिएक्शन थे, उसके बारे में बताया। तो फिर वो इलाज के लिए गया और उसने फिर आगे एडमिट किया कि सर खासा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो 20 साल में किसी ने बताया ही नहीं। मैंने अपने एक बॉस को एक इदारे में कहा कि सर आप तो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल के मरीज हैं, आप सबसे झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, बात समझाने के बजाय गालियां देने लग जाते हैं। तो उन्होंने फिर इसको एडमिट किया, उन्होंने फिर दिखाया डॉक्टर को और वो बेहतर हो गए। उनके और जिस्मानी मसाइल थे जो नफसियाती मसाइल बन गए थे, उनकी नींद पूरी नहीं थी, उनको खाना हजम नहीं होता था, है बेशुमार मसाइल थे। एक बात ये, अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जिद का ना मुतबादिल है। मसलन एक बच्चा 3-4 साल का, वो कहता है मैंने चॉकलेट खाना है, और वो इस बात पर पजित है कि उसे चॉकलेट खाना है, जबकि माँ या बाप उसको फ्रूट खिलाना चाहते हैं कि वो कोई सेब खा ले, वो बनाना खा ले, वो स्ट्रॉबेरी खा ले, वो आम खा ले। अब वो कहता है मैं चॉकलेट खाना है, तो उसके लिए ये कि उसको कहेंगे बेटा हम आपको चॉकलेट देंगे और हम कल देंगे, आज आप हमारे साथ फ्रूट खाएं, कल हम आपके साथ चॉकलेट खाएंगे। याद रखें, बच्चे की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। उसकी जिद के साथ अगर आप जिद करेंगे, मैं तेनू नहीं देंगी, तेनू किसी सूरत नहीं देंगी, डॉक्टर ने मना किया तेन चॉकलेट, वो तो फिर मैंने कहा ना, जिद के साथ जिद नहीं करनी। देखें, मैं ये बात हर वालदैन को बताना चाहता हूँ आज इस रोही चैनल के मॉर्निंग शो के जरिए से, कि बच्चे की जिद पर रद्द अमल फौरन नहीं देना, जिद के मुकाबले में जिद नहीं करनी, बात को बदल लेना है। जिस चीज की वो जिद किए बैठा है उसका जहन उधर से हटा देना है, और उसके लिए हिकमत और दानाई की जरूरत है। अगर आप फौरन गुस्से में आ जाएंगे, उसको मारने लग जाएंगे, उसको गालियां देंगे, उसके ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि तुझे चॉकलेट नहीं देनी, तो बच्चा फिर आप शाम तक वो जिद में रहेगा, आपको चॉकलेट देना पड़ेगा, आपको हार माननी पड़ेगी। तो उसके साथ फ्रेंडली हो जाए, नरमी से बात करें, प्यार कर लें, हैं, उसकी वो जो बात कहना चाह रहा है उसको सुन लें, उसको कहें आपकी बात ठीक है, हम कल चॉकलेट खाएंगे, आज हम फल करें। आप देखेंगे बच्चा 10, 15, 20 मिनट बाद आपके पास चॉकलेट खा रहा होगा। तो जिद को तो ऐसे खत्म किया जाता है। जहां तक अभी आपने खुद एतमादी लफ्ज कहा है, तो मैं तो ये देख रहा हूं कि हमारा बच्चा तो कॉन्फिडेंस में नंबर 1 है, दुनिया के ज़हीन बच्चों में हमारा बच्चा है। सिर्फ यह है कि हमने उसे लाइन लेंथ नहीं बताई, उसको सिमत नहीं बताई, मंजिल नहीं बताई। देखिए, मैं ये बात कई दफ़ा यहीं बैठ कर चुका हूं कि 4 साल की उम्र तक बच्चे की 90% दिमागी तश्कील हो जाती है।
7 बरस की उम्र तक उसकी 70% शख्सियत बन जाती है। यानी ये इब्तदाई उम्र है जो हमसे नजरअंदाज हो जाती है, हम उसको खेल कूद में लापरवाही में गुजार देते हैं। बच्चा पैदा होते ही ऑब्जर्वर बन जाता है, वो देख रहा है, वो आंखों से इधर उधर मूवमेंट भी कर रहा है, वो सब, वो बोल नहीं सकता, एक्ट नहीं कर सकता, मगर वो। और हाशमी साहब आपकी तरफ आती हूँ, शिज़ोफ्रेनिया की बात करें, शिज़ोफ्रेनिया में क्या चीज़ें आती हैं? आपके दिमाग पे चोट लगने से आपको ये हो सकता है, आपको विरासती बीमारी हो सकती है, कोई सदमा, कोई डिप्रेशन की वजह से आपके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं, क्या चीज़ें हैं? जी, दिमाग की चोट की वजह से भी हो सकता है शिज़ोफ्रेनिया। उसमें आपके जो हार्मोन्स लेवल है अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली इसमें 2 हार्मोन्स बहुत अहम होते हैं। सब इसका जवाब लेती हूँ, एक कॉलर है, पहले कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अनम। ये भी आज का आपका सेगमेंट बहुत अच्छा है जी। मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ। जी शकूर खान, क्या कहेंगे? ये बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी बातें भाई कर रहे हैं, तो मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि बच्चों की जो जिद है, बच्चों को बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ, उनको टेक्नोलॉजिकली ट्रीट करना चाहिए। नहीं करने से तो बच्चा जिद करेगा। और आजकल जो दौर है मोबाइल का, इसमें मोबाइल बच्चे को दे दिया और पेरेंट्स साइड पे हो गए, मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़ी खराबी पैदा होती है। मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूं, जो इस सेगमेंट के हवाले से मे बी 100% फिट होती है, ये नहीं होती, कि मेरी वालदा ने और फिर मेरा बेटा जो माशाल्लाह वकील है, MLLB इस्लामाबाद पर है, दोनों की शादियां, मेरी भी शादी माँ ने की और मेरे बेटे की भी उसकी माँ ने की, और हम दोनों ने अपनी जो शरीक हयात है उनको देखा तक नहीं था कि वालदा का हुक्म है और हुक्म बचा लाना है। ये थी बचपन की तरबियत, कि वो जो तरबियत है बच्चे की कि वो ओबे करे एक बात को, और जब वो ओबे करेगा तो वो बहुत सी ऐसी जिद और ऐसी चीजों से बच जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है कि वो बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं, वो एग्रेसिव बच्चे हो जाते हैं जी। तो ये जो चीज है ये बच्चों में, और बड़ी बहन से एग्री हूँ कि मैंने एजुकेशन में जो काम किया था, बच्चा 5 साल की उम्र में जो उसकी तेजी से उसका ब्रेन काम करता है वो बहुत शार्प होता है, और वो चीजें प्राइमरी लेवल पे पिक कर लेता है। जब उसकी तरबियत में, यही हमें पेरेंट्स ने तरबियत दी कि बेटा ना चोरी करनी है, ना कोई चीज उठानी है, आज तक हमारी हैबिट। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकूर, आपने कॉल की। बिल्कुल ये चीजें हैं और इस पे मजीद भी बात करते हैं। जी सर, हम बात कर रहे थे कि वजूहात की। इसमें जो होता है हेड इंजरी अगर होती है उसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया के चांस होते हैं, और इसके अलावा हमारा जो हार्मोन्स होते हैं इसमें 2 बहुत अहम हार्मोन हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। अगर उनका लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट में शिज़ोफ्रेनिया की अलामात आ जाती हैं। इसके अलावा जेनेटिकली जो होता है वो मैंने आपको पहले बयान किया, जेनेटिकली इसकी एक वजह है। और इंसान की ज़िंदगी में कोई नफ्सियाती सदमा अगर आ जाता है तो उस वजह से भी वो शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जा सकता है। स्पेशली आपने देखा होगा जब कोई जुदा हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है या कोई लव फेलुअर है, तो आपने देखा होगा वो शख्स उनसे बातें करता रहता है, ठीक है, वो बंदा दुनिया से जा चुका है लेकिन उसके सामने वो मौजूद होता है। तो ये शिज़ोफ्रेनिया की अलामात हैं, और ये ऐसी वजूहात हैं जो कॉमन देखी गई हैं शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट। ठीक हो गया, ये इसकी वजूहात आपने बता दी हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज कैसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि किसी को चोट लगने से हुआ है, किसी को डिप्रेशन से हुआ है, किसी की विरासती कोई बीमारी है, तो इलाज भी उसका उस हिसाब से होगा। जी बिल्कुल। और एक तो ये, दूसरा ये कि रेशो कितनी सक्सेसफुल है, आप कितने जल्दी रिकवर होते हैं? इलाज जो है वो पहले, सबसे पहले उसकी काज देखी जाती है। अगर हेड इंजरी है तो उसका सबसे पहले जो अगर सर्जरी की ज़रूरत है या उसका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उसको कोई जहनी सदमा लगा है तो ये फिर उसकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए होगी। इसके अलावा अगर उसकी कोई हार्मोन्स का इशू है तो उनका मेडिसिन के ज़रिए हार्मोन्स का लेवल बराबर किया जाएगा। तो इस तरह जो भी वजह है उसको मद्देनज़र रख के उसका इलाज किया जाता है, और वो इलाज जो है कामयाब भी है। बाकी जो उसका ड्यूरेशन है, कितना टाइम में उसको लगता है, अगर अर्ली सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर आई हैं शिज़ोफ्रेनिया की, अभी इब्तदाई हैं,
तो उसमें भी कम से कम 1 साल का ट्रीटमेंट चलता है। लोग शायद ये समझते हैं कि एक मिथ है कि हम खांसी नज़ला बुखार समझ लेते हैं ज़हनी बीमारियों को, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है। इनिशियल सिम्टम्स क्या है? इनिशियल सिम्टम्स में यही जो आपको बताया है कि उसका जो है बिहेवियर चेंज होगा, उसका जो है थाट्स चेंज होती हैं, वो ऐसी हरकतें करने लग जाता है जो कि एक नॉर्मल शख्स नहीं करता। जैसा कि बताया है कि वो गैब की आवाज़ें आती हैं, उसको गैब की तस्वीरें नज़र आती हैं। तो इन कंडीशंस में हमें पता चल जाता है कि ये इसकी अर्ली सिम्टम्स हैं। तो इस अर्ली सिम्टम्स का ट्रीटमेंट भी कम से कम 1 साल तो चलता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो इसका नाकामी की और ठीक होने की रेशो कम है पेशेंट्स में, उसकी वजह यही है कि पेशेंट जो है वो इतना टाइम नहीं देता। अच्छा। वो समझता है कि शायद मैं 2-4 दिन या हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, मैं इतना अरसा मेडिसिन नहीं ले सकता, इतना अरसा काउंसलिंग साइकोथेरेपी नहीं करा सकता, जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर बढ़ता रहता है। तो ये ट्रीटमेंट जो है लॉन्ग टर्म भी होता है। जो सीवियर कंडीशंस होती हैं उन पे कई साल भी लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स ठीक हुए हैं जिन्होंने प्रॉपर टाइम दिया है और उसको ट्रीटमेंट को पूरा लिया है। ठीक है जी, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कौन सलाम। कहाँ से बात कर रहा है? मैं भी आसिफ सईद हूँ, मैं मुल्तान से बात जी कर रहा हूँ। आसिफ, क्या कहेंगे? ये मेरा बेटा जो है ना, वो तकरीबन 7-8 साल की चीजें खरीदने का मरीज है। उसके इस दौरान जो है ना इंजीनियरिंग की थेरेपी के बाद उसको मसला बना था। ऐसा के बाद अब जो है ना वो BSc फिजिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, लेकिन वो उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, ना वो मोटरसाइकिल चला सकता है, बड़ी चला सकता है। तो वो जो है ना हम ये कहते हैं कि वो क्या उसकी शादी आई थिंक आसिफ, आप अपने सवाल को रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आई आपकी। मैंने उससे ना SSC के बाद 10 साल हो चुके हैं। SSC के बाद उसको स्किज़ोफ्रेनिया का मसला हुआ था। आजकल दवाई अभी तक उसकी दवाई चल रही है। तो अच्छा। इस दौरान उसने BSc पहले मेडिकल में दाखिल था, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से हमने उसको हटा दिया। डॉक्टर ने कहा इसको हटा लो, ये मेडिकल नहीं कर सकता। तो हमने मेडिकल कॉलेज से हटाया, फिर हमने उसने फिर उसका दिल किया, उसने BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली। तो BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई अच्छी इतनी ड्यूटी ना आई, बस ऐसे कर ली उसने डिग्री के लाभ। तो दवाई तो उसकी चल रही है मुसलसल। पहले डॉक्टर नामुल्लाह थे, अपना करने रिटायर्ड थे। अब जो है डॉक्टर खालिद साहब हैं, अल-रमा अस्पताल में हैं, उनसे इलाज जारी है। अब वहाँ पर मेरे शादी का मसला आ रहा है कि हम अगर किसी को ये बताते हैं कि इसको ये बीमारी है, तो वो उसको रिश्ता नहीं देता। हालांकि हमारे आधा मुरब्बा जमीन भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, सब कुछ भी है। तो क्या हम इसका क्या करें? मकसद है कि अब क्या शादी करें ना करें, मकसद है अब बड़े ना परेशानी ये है कि क्या करें इसके बाद। ठीक है आसिफ, आपने अपना सवाल दे दिया, इसका जवाब हम ले लेते हैं। जी सर। जी, ये इनका बच्चा जहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा है रहमा हॉस्पिटल, वो तकरीबन साउथ पंजाब का सबसे अच्छा इस टाइम मेंटल हेल्थ केयर सेंटर है मुल्तान में। मैं खुद वहाँ 2 साल कर चुका हूँ। तो इनका मसला ये है कि ये परेशान है कि क्या उनकी शादी अब करें इस कंडीशन में कि ना करें। इसमें ये होता है कि इसकी जो परमिशन है वो साइकियाट्रिस्ट ही देंगे। वो उसकी कंडीशन देख के बताएंगे कि अब इसका इस कंडीशन पे ये शादी कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को सही गुजार सकता है या नहीं। क्योंकि शादी के बाद अगर इसके ये मसाइल ठीक ना हुए तो उसका पार्टनर जो है वो भी डिस्टर्ब होता है, और हमने बहुत से पेशेंट में देखा है कि डाइवोर्स तक बात आ जाती है। क्योंकि एक जो फिज़िकल पेशेंट होता है ना, वो इतना अपने सराउंडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करता जितना एक मेंटल जो इलनेस का पेशेंट होता है। ठीक है। जिनके आप सादा अल्फाज में कहें कि एक शख्स जो ज़हनी मरीज़ है, उसके घर में अगर आप देखें तो तकरीबन आधे लोग और भी ज़हनी मरीज़ उसकी वजह से हो चुके होते हैं। जी। तो ये इस फैसले को जो है सोच समझ के किया जाए। इसका जो है जहाँ से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन साइकियाट्रिस्ट से वो पूछेंगे कि क्या ये अब इस काबिल हो चुका है कि इसकी अब हम अगली ज़िंदगी का आगाज़ करें। ठीक है, मशवरा करने के बाद और जी। सोच समझ के बाद वो उसका डिसीजन ले सकते हैं। ख्वाजा साहब, बच्चे और बच्चियां जब शरारतें करते हैं तो माओं का कुछ रिएक्शन इस तरह होता है कि जब बच्चे करते हैं तो माओ कहते हैं ये तो लड़के हैं, ये तो करेंगे,
जब बच्चियां करती हैं तो उनका रिएक्शन वैसा नहीं होता कि तुम तो लड़की हो, तुम बच्चे हो, तुमने बड़े होके घर संभालना है, ये चीज़ें हैं, तुम पे सूट नहीं करते इस तरह की शरारतें। ये फ़र्क कब कैसे असरअंदाज होता है दोनों की, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे ग्रो अप हो रहे हैं, बच्चा उसको देख रहा है, बच्ची उसको देख रही है, तो दोनों फ़र्क जब महसूस करते हैं तो ये भी दिमाग पे असरअंदाज होता है। क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है जो आपने मुझसे किया है, और ये वो सवाल है कि जो कभी किसी ने किया भी नहीं है। और हम देखते ज़रूर हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन में ये बात आती है कि बच्ची को डांट दिया जाता है, बच्चे को कुछ नहीं कहा जाता जब वो शरारत करते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये भी मैंने देखा है कि बच्चे को भगा दिया जाता है, बेटी को थप्पड़ मार दिया जाता है। तुम लड़की हो के ये सब कुछ कर रही हो, लड़कियां तो ऐसे नहीं करती, ठीक है, तुम गर्ल्स को शर्म नहीं आती। तो मैं फिर बात दोहराता हूं, शरारत और जिद बच्चे की शख्सियत का हिस्सा होते हैं और ये फितरी बात है। हमने इसको मैनेज कैसे करना है, हमने उसकी शरारत को काबू में कैसे लेके आना है, उस पर काबू पाना है। हमने बड़ों का यही काम होता है। बच्चा जिद भी करेगा, वो लड़का है या लड़की। अब यहाँ माँ बाप जो है ना, ये हमारे माशरे की तकसीम बहुत गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाया कि जब खाना तकसीम करने बैठे पहले बेटी को दे। हमारे यहाँ जो बच जाए वो बेटी को दिया जाता है। पहले अब्बा जी खाएंगे, दादाजी खाएंगे, भैया खाएगा और दूसरा भैया खाएगा, बच गया तो बेटी खाएगी। ये हमारे माशरे की तकसीम गलत है। बेटी को डांट दिया जाता है, मार दिया जाता है, बेटे को घर से बाहर भी भगा दिया जाता है, खेलने भी दिया जाता है, दोस्तों में भी दिया जाता है। बेटा रात को 1 बजे दोस्तों के साथ तैयार है, बेटी को इजाज़त दी कि मगरिब के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ वक्त गुजार सके। तो ये तकसीम गलत है हमारे यहाँ, ये इम्तियाज़ है, ये एक फ़र्क है जो रवा रखा गया है, जिसके मनफी असरात हैं। अभी आपने सवाल किया, इससे बच्ची में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ये चीज़ उसकी सलाहियतें दब जाती है, बिल्कुल उसकी जो पोशीदा सलाहियतें हैं, उसकी स्किल्स हैं, महारतें हैं, वो दब जाती हैं कि मैंने तो मेरी माँ इजाज़त नहीं देगी, मैंने तो मेरी माँ लड़ेगी, शोर मचाएगी, गुस्सा करेगी। वो बच्ची डर के बैठ जाती है, वो बच्ची कोई बड़ा कदम नहीं उठाती, बड़ा ख्वाब नहीं देखती, उसकी सोच बड़ी नहीं बनती। हर जगह पर खाने पीने में भी, पहनने में भी, भाई के 4 सूट आ गए हैं, 2 शलवार कमीज हैं, 2 पैंट शर्ट है, बेटी का 1 सूट है, तूने कौन सा बाहर जाना है, तूने कौन सा लोगों में जाना है। तो ये इम्तियाज शरारत तक महदूद नहीं है, खाने पीने से लेके कपड़ों तक, आउटिंग तक, सैर व तफरी तक महदूद कर दिया। ये वजह है कि लड़कियां इस हवाले से नफसियाती मरीज भी बन जाती हैं, कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। मैं वालिदैन से आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहूँगा कि आप बच्चों और बच्चियों में ये इम्तियाज़ ना किया करें, कम से कम माँ बाप तो ना करें, कोई और किसी की हमें जिम्मेदारी नहीं है। घर में माँ बाप तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्ची शरारत करे तो उसको डांट दें, सख्त कलामी करें उसके साथ, और बच्चा करे शरारत तो उसको कुछ ना कहें, उसको रियायत दें। तो मैं समझता हूँ ये घर में एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा होगा, खला पैदा होगा, और आप अपने बच्चों में से एक बेटी को नफसियाती मरीज बना दें। एक बात। दूसरी बात यह कि मैं कभी भी बतौर एक उस्ताद के, मुअल्लिम के या एक मोटिवेशन स्पीकर के इस बात से खौफजदा नहीं होता कि बच्चों को जिद और शरारत नहीं करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ वो बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड होता है, आपने उसकी एनर्जी को, उसकी ताकत को, उसकी सलाहियत को, उसकी महारत को रुख देना है, बस नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आना। ये कलाकारी आपको करनी पड़ेगी, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बीज आपने बोया है, आपने इसको ओन किया हुआ, ये आपका बच्चा है, ये आपकी बेटी है। अब आपने अपनी तमाम तर मस्बत सलाहियतें इन बच्चों पर लगानी है। और फिर अर्ज करता हूं, ये सारा काम मोहब्बत से होगा, नरमी से होगा, सख्त कलामी से नहीं होगा। बच्चे माँ बाप के बागी हो रहे हैं, बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, और वो माँ बाप के रवैये से नाला होकर खुदकुशियां कर रहे हैं, घरों को छोड़ रहे हैं। आप पहले आसानियां देते हैं, सहूलतें देते हैं, आसाइशें देते हैं, आराम देते हैं, शॉपिंगें करवाते हैं, खाने खिलाते हैं, बाहर होटलों में ले जाते हैं, फिर आप कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, आज़ाद हो गया। भाई इसमें बुनियाद तो आपने खराब की थी। आपने कुछ देखें, जिद से और शरारत से अगर आप बच्चों को रोकना चाहते हैं तो बड़ा खूबसूरत फार्मूला है, आप उनकी रूटीन सेट करें, उनको एक डिसिप्लिन दें, और उस रूटीन और डिसिप्लिन पर अमल करवाने की कोशिश करें। आपका घर का निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा, बच्चा जिद से भी बाज आ जाएगा, शरारत से भी बाज आ जाएगा। खेलने के वक्त खेलने दें,
पढ़ाई के वक्त पढ़ने दें, मदरसे के वक्त मदरसा पढ़ने दें, मोबाइल के वक्त में मोबाइल भी दें उसको, कंप्यूटर पे भी बैठे, गेम्स भी खेले, उसको ग्राउंड में भी लेके जाए। ये चीजें तब होंगी जब हम एक सीक्वेंस में चीजों को लेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे, ऑर्गेनाइजर बनाएंगे कि हमने इनकी रूटीन कैसे सेट करनी है, खाने के वक्त खाना, खेल के वक्त खेल, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, सैर तफरी के वक्त सैर तफरी। अब एक और मसला आ गया, आज की माएं बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रही दोस्तों के साथ खेलने के लिए। क्या है कि कमरे में बैठा, फिर क्या उसका नतीजा क्या निकला है, हर घर में हर फर्द के पास एक मोबाइल है, 6 लोग एक घर में बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं, सब अपने अपने मोबाइल में अपनी अपनी पसंद की चीजें देख रहे हैं, आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, आपस में बातचीत, माँ बाप भी आपस में बातचीत नहीं करे, नाना नानी दादा दादी भी आपस में बातचीत नहीं करे, और बच्चे भी आपस में बातचीत करें। ठीक होगा, ये चीज़ है, आपको खत्म करना ताकि चीज़ें बेहतर हो। हाशमी साहब आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आज के दिन के हवाले से यही कहूँगा कि हमारे जो NGOs हैं, हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, जैसे ख्वाजा साहब हैं, या और बेसिकली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मेंटल डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस दे, उस पर काम करे और उसका ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को आगाह करे। और जिस तरह आपका सोशल मीडिया का नेटवर्क है, इसके थ्रू भी ये सबसे बड़ा एक मैसेज का जरिया है, तो लोगों को मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देनी। ठीक है सर, आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे बच्चे हमारा बेहतरीन सरमाया है, ठीक है, हमारा कीमती सरमाया है, इन्हें तवज्जो दे, इन्हें मुस्तकबिल के मामार बनाए, इन्हें बेहतरीन और मिसाली इंसान बनाए, जिस पर मुझे भी फ़ख्र हो, वालिदैन को भी फ़ख्र हो, माशरे को भी फ़ख्र हो, मुल्क कौम को भी फ़ख्र हो। ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त दिया। इसी के साथ हमारा इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ डिस्कस करते हैं, ये नई नई बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रहें और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। आप माँ, हम बाप हैं, ये ज़िंदगी का कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, कोई भी करैक्टर प्ले कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से कर सकें। हम आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।